हाय एवरीवन, एंड इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं मोंगूज के बारे में। जब मोंगूज की बात करते हैं तो मोंगूज हमारी एक्चुअली एक लाइब्रेरी है जो हमें हेल्प करती है टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन मोंगोडीबी एंड नोड.js जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। अभी तक जितना भी हमने मोंगोडीबी को यूज़ किया है वो हमने अलग से मोंगो के शेल के अंदर यूज़ किया है, अलग से टर्मिनल के अंदर यूज़ किया है। बट आज वाले पार्ट में हम सीखने वाले हैं कि कैसे मोंगोडीबी को हम अपने एक्चुअल जावास्क्रिप्ट के कोड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसे जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये काम करने के लिए हमें हेल्प करेगा हमारे स्पेशल टूल जिसका नाम है मोंगूज। और मोंगूज एक्चुअली हमारी npm की एक लाइब्रेरी है, या इसको npm का एक पैकेज कह दीजिए। एंड मोंगूज हमारी एक ODM लाइब्रेरी है। ODM होता है ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग। अब ऑब्जेक्ट हमें ऑलरेडी पता है कि क्या होता है, डेटा हमें ऑलरेडी पता है कि क्या होता है, मॉडल्स क्या होते हैं उनको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और इन तीनों को मिलाकर हमारी ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग लाइब्रेरी बनती है। मोंगूज अकेली ODM लाइब्रेरी नहीं है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी होती हैं, बट इट इज़ वन ऑफ द ODM लाइब्रेरीज। अब ODM एग्जैक्टली होता क्या है इसके बारे में हमें पूरा चैप्टर जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद समझ में आ रहा होगा, पर धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से कवर कर रहे होंगे और बात कर रहे होंगे कि कैसे हम एक्चुअल मोंगोडीबी डेटाबेस को अपने जावास्क्रिप्ट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हमारा एंड गोल तो ये होने वाला है कि मोंगोडीबी को हम एक्सप्रेस ऐप के साथ यूज कर पाएं, पर उससे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि मोंगोडीबी को हम प्लेन जावास्क्रिप्ट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इस पूरे पार्ट के अंदर पहले हम मोंगोडीबी को जावास्क्रिप्ट के साथ यूज करके देखेंगे यूजिंग मोंगूज, एंड उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम अपनी एक्सप्रेस ऐप के साथ उसे यूज करके देखेंगे। अब जब हम मोंगूज को यूज करते हैं तो हमें एक चीज याद रखनी है कि मोंगूज ऐसा कोई भी काम नहीं करता जो हमारे लिए नॉर्मल मोंगो शेल नहीं कर सकता। सारे के सारे ऑपरेशंस जो हम डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म करना चाहते हैं वो सारे ऑपरेशंस मोंगो शेल से करना पॉसिबल है, लेकिन हम मोंगूज को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मोंगोडीबी हम हमेशा शेल से नहीं रन करना चाहेंगे। हम तो अपनी डेवलपमेंट बेस्ड ऐप्स बना रहे हैं, अपने सर्वर बना रहे हैं, अपना बैकएंड बना रहे हैं, तो वहां पर हम कैसे जावास्क्रिप्ट के कोड से अपने डेटाबेस को कंट्रोल कर सकते हैं, उस काम के लिए हम मोंगूज को यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके कुछ और भी यूजेस हैं, जैसे अगर हमें अपनी डेटाबेस के लिए स्कीमा बनाना है। स्कीमा की बात हमने SQL के अंदर की थी कि कैसे हम पहले ही अपनी टेबल्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं कि इस टेबल में क्या डेटा स्टोर होगा। तो अगर हमें वैसा ही कुछ सिस्टम अपने मोंगोडीबी के कलेक्शंस के लिए रखना है, यानी एक स्कीमा रखना है, तो उसके लिए हम मोंगूज को यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं जिसमें हमें कई सारी कंडीशंस देनी है सर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए हम मोंगूज को यूज कर सकते हैं। तो एक बेटर और ज़्यादा एफिशिएंट तरीका होगा इंस्टेड ऑफ द मोंगो शेल। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मोंगूज के इंस्टॉलेशन की। अब मोंगूज के इंस्टॉलेशन से पहले कुछ चीज़ें हम सेटअप करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले तो जो हमारे सिस्टम का टर्मिनल है उसके अंदर हम अपनी एक कमांड रन करेंगे जिससे हमारी मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर स्टार्ट हो जाए। ये कमांड रन करने के बाद हम अपने मोंगो शेल को स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही हमारा शेल स्टार्ट हो जाता है, अब हमें पता चल रहा है कि अभी तक हमने किसी नई डेटाबेस को क्रिएट नहीं किया है, वही 3 हमारे पास स्टैंडर्ड डेटाबेसेस अपने मोंगो शेल के अंदर है। अब ये तो हो गया मोंगो शेल, जिसे हम अभी के लिए इतना ही छोड़ देंगे। उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड को खोलकर हमें क्या करना है, हमें एक फोल्डर ओपन करना है। हमने यहाँ पर ऑलरेडी मोंगो नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर हम अपने package.json को इनिशियलाइज करेंगे। तो npm init-y हमारे लिए एक package.json इनिशियलाइज हो गया। इसके साथ साथ हम इंस्टॉल कर लेंगे अब अपने मोंगूज को। तो हम मोंगूज को इंस्टॉल करने वाले हैं एंड साथ में हम क्रिएट कर लेंगे अपनी एक index.js फाइल। तो हमारे लिए हमारी index.js फाइल आ गई और नोड मॉड्यूल्स के अंदर हमारे पास ये सारे के सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स आ गए हैं। अब मोंगूज की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी, विच इज़ mongoose.js.com। हम चाहें तो डायरेक्टली सिर्फ इस लिंक पर जा सकते हैं, विच इज़ mongoose.js.com। इसमें कई सारी चीज़ें हमें नीचे नीचे दिखाई देकर मिल जाएंगी। ये रीड द डॉक्यूमेंटेशन वाला हम पेज खोल सकते हैं और ये बेसिक कोड है जो हम अपने जावास्क्रिप्ट के साथ लिखकर मोंगूज का यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मोंगूज को यूज़ करने के लिए हमें उसे रिक्वायर करना पड़ेगा। तो इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं एंड इसे अपनी index.js के अंदर जाकर हम पेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने मोंगूज को रिक्वायर करेंगे एंड रिक्वायर करने के बाद हमें इस लाइन को कॉपी करके पेस्ट करना है। कॉपी एंड पेस्ट, इसे कर लेते हैं सेव। तो यहाँ पर हमने जिस मोंगूज को रिक्वायर किया है उसके अंदर एक कनेक्ट नाम का मेथड होता है जिससे हम अपने मोंगोडीबी के डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली मोंगूज हमें हेल्प कर रहा है, हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल को हेल्प कर रहा है कि वो हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर पाए। और इसे पता कैसे चलेगा कि कौन से डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है? तो यहाँ पर ये जो हमने URL दिया है, ये जो हमने लिंक दिया है, ये बेसिकली हमारे उस डेटाबेस का लिंक है जिसके साथ हम कनेक्ट करना चाहते हैं। अब हमने ऑलरेडी अपने मोंगोडीबी डेटाबेस के स्ट्रक्चर की बात की है
कि अगर हमारे पास हमारा MongoDB है तो MongoDB के अंदर कोई भी हमारा डेटाबेस हो सकता है. लेट्स सपोज बाय डिफॉल्ट MongoDB क्या कहता है कि हमारे डेटाबेस का नाम टेस्ट है. टेस्ट के अंदर हमारे पास कई सारे कलेक्शंस हो सकते हैं. तो ये हमारे पास एक कलेक्शन हो जाएगा और कलेक्शन के अंदर हमारे पास कई सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं. तो अभी हम किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं? हम किसी स्पेसिफिक डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. और यहाँ पर डेटाबेस का क्या एड्रेस है? डेटाबेस का एड्रेस कुछ इस तरह हमने लिखा हुआ है कि MongoDB, उसके बाद ये हमारा लोकल होस्ट है एक तरीके से, ये हमारा पोर्ट नंबर है /test. जैसे अभी तक जो भी हम सर्वर्स बनाते आए हैं उसमें जनरली अगर हमें लेट्स सपोज कोई URL क्रिएट करना है तो URL को हम कैसे क्रिएट करते हैं? URL को क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं HTTPS लोकल होस्ट 8080 और अगर हमने /something बनाया है तो लेट्स सपोज हमने /users बनाया है तो इस तरीके का URL हमारे पास होता है. अब इस URL में चीज़ों का क्या मतलब है? URL में HTTPS का मतलब होता है जो प्रोटोकॉल हम यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पर उसकी जगह हम लिखते हैं MongoDB कि हम MongoDB के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं. उसके बाद हम लिखते हैं लोकल होस्ट. यहाँ पर कुछ टाइम पहले तक 127.0.0.1 इसकी जगह लोकल होस्ट ही लिखा होता था. ये रिसेंटली MongoDB ने चेंजेस किए हैं तो इसीलिए लोकल होस्ट की जगह अब हम ये चीज़ लिखते हैं, ये एड्रेस लिखते हैं, क्योंकि कई बार कुछ सिस्टम्स के हिसाब से लोकल होस्ट की वैल्यू अलग अलग इवैल्यूएट होती है. तो इसीलिए यहाँ पर पहले लोकल होस्ट लिखा जाता था, लेकिन अभी अगर आप कोई पुरानी डॉक्यूमेंटेशन कभी भी देखते हैं MongoDB की तो उसमें लोकल होस्ट लिखा होता है, पर हमें वो नहीं लिखना, हमें ये चीज़ लिखनी है. उसके बाद हम लिखते हैं कोलन, एंड कोलन के बाद जैसे हमने यहाँ पर अपना पोर्ट नंबर लिखा है 8080, वैसे ही हमारे पास MongoDB के लिए बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होता है वो होता है 27017. ये हमेशा फिक्स्ड होता है, चाहे हम MongoDB सर्वर को मेरे सिस्टम के ऊपर रन करें चाहे आपके सिस्टम के ऊपर रन करें, ये पोर्ट नंबर हमेशा सेम रहता है. तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे और /something करके हम अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो बाय डिफॉल्ट हम कौन से डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे? बाय डिफॉल्ट हम अपने टेस्ट डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे जो MongoDB हमारे लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है. हम चाहे तो इसकी जगह कुछ और भी नाम रख सकते हैं. हम चाहे तो अपने डेटाबेस का नाम कॉलेज भी रख सकते हैं इनकेस अगर हम कॉलेज वाले डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं. तो हम चाहें तो इसका नाम Instagram भी रख सकते हैं अगर हम Instagram के लिए कुछ डेटा स्टोर कराना चाह रहे हैं. तो अभी के लिए हम इसे टेस्ट ही रख देते हैं. इस URL को हम यहाँ से हटा लेते हैं, इसे कर लेते हैं सेव. तो ये करके हमने क्या किया? ये करके हमने अपने MongoDB डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की. अब यहाँ टर्मिनल से कर लेते हैं क्लियर और एक बार इस फाइल को रन करने की कोशिश करते हैं. हम लिखेंगे node index.js. जैसे ही node index.js लिखा, यहाँ पर कुछ एज सच हमें प्रिंट होकर नहीं मिलेगा और ना ही हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया. एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं हुआ बल्कि हमारा कर्सर चेंज हो गया और एक तरीके से कोड यहीं पर अटक गया है. हमें क्या करना पड़ेगा? Ctrl+C प्रेस करना पड़ेगा अपने इस कोड से बाहर जाने के लिए. अब जब भी हम एक बार MongoDB का कनेक्शन फॉर्म कर लेते हैं तो उसके बाद MongoDB वेट करता रहता है फॉर अ प्रॉमिस. यानी यहाँ पर अगर हम आए, एक बार डॉक्स के अंदर आते हैं, डॉक्स के अंदर जाएंगे तो इस तरीके का पेज हमारे लिए खुलेगा. जब हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, इस पेज पर आ जाएंगे तो एक बार हम क्विक स्टार्ट के ऊपर जा सकते हैं. क्विक स्टार्ट में सबसे पहले तो हमें Mongoose को इंस्टॉल करना पड़ेगा जो हमने ऑलरेडी कर लिया इंस्टॉल. उसके बाद हमें उसे रिक्वायर करना पड़ेगा जो हमने कर लिया है रिक्वायर. उसके बाद जैसे ही हम Mongoose के साथ कनेक्ट करते हैं, ये वाली जो हमारी कमांड है जिसे हमने यहाँ पर लिखा है, ये कमांड अवेट करती है फॉर अ प्रॉमिस फ्रॉम द डेटाबेस इटसेल्फ. यानी जैसे ये कमांड रन करेगी, ये जो फंक्शन है कनेक्ट वाला, ये हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन है. अब ये जो हमारा कनेक्ट मेथड है, ये अपने आप में एक एसिंक्रोनस प्रोसेस को स्टार्ट करेगा. ये प्रोसेस एसिंक्रोनस क्यों है? एसिंक्रोनस प्रोसेसेस वो होते हैं जो अपना अलग से ही टाइम लेते हैं, जो कोड के शेड्यूल के हिसाब से नहीं चलते. तो जब हम एक बार Mongoose की हेल्प से अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक तरीके से हो सकता है कि डेटाबेस को टाइम लग जाए कनेक्शन बनाने में, या अगर हम Mongoose की हेल्प से कोई भी एक्शन आगे परफॉर्म करेंगे, जैसे डेटाबेस के अंदर कोई क्वेरी परफॉर्म करना या कोई इंसर्शन का ऑपरेशन करना या कुछ भी डिलीट करना, ये सारे के सारे एसिंक्रोनस प्रोसेसेस होंगे जिसमें हो सकता है डेटाबेस थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले एग्जीक्यूट करने के लिए. तो इसीलिए ये जो सारे मेथड्स, ये जो सारे फंक्शंस होने वाले हैं, इनको हम एसिंक्रोनसली ही हैंडल करेंगे. तो एसिंक्रोनस फंक्शन, ये फंक्शन हमारे लिए एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा. तो जो भी ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, उस प्रॉमिस के ऊपर हम अपना देन फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, देन मेथड यूज कर सकते हैं. अब उस चीज को यूज करने के लिए हमारे पास ये सिंटैक्स होता है जो क्विक स्टार्ट के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर हम इतना पार्ट कॉपी कर लेते हैं, इसे एक बार कर लेंगे कॉपी एंड इसे यहाँ पर कर लेंगे पेस्ट. ये कुछ नहीं, ये बस इसी सेम लाइन को लिखने का एक डिफरेंट तरीका है. बस हम अब इस सेम लाइन के साथ एसिंक्रोनसली डील कर रहे हैं.
तो इसे यहाँ से हटा देते हैं। आप नोटिस करेंगे बिल्कुल सेम URL हमने यहाँ पर यूज़ किया है, तो वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द सेम डेटाबेस। जब हम सेम डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो इस लाइन को हम हटा देते हैं। यहाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर अपना एक एसिंक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है मेन। मेन फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, मोंगूज हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम उस कनेक्शन को अवेट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक नॉर्मल एसिंक फंक्शन, पर ये फंक्शन ऑटोमेटिकली तो रन करेगा ही नहीं, तब रन करेगा जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमने लिखा है मेन, एंड मेन को जैसे ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं हो सकता है या तो उसमें एरर आ जाए तो हम उस एरर को कैच कर रहे हैं और उसे प्रिंट करवा रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि सक्सेसफुली हमारा जो कनेक्शन है वो फॉर्म हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर डॉट देन को यूज करेंगे। डॉट देन क्या होने वाला है, जब भी हमारे पास एक प्रॉमिस रिटर्न होता है, हमें यहाँ पर अपने प्रोमिसेस वाले कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज करना है। अगर प्रोमिसेस को हम थोड़ा सा भी भूल रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक बार प्रोमिसेस वाला जो हमारा लेक्चर है, जो सेक्शन है, जो सब टॉपिक है चैप्टर के अंदर, उसको एक बार थोड़ा सा ब्रशअप कर लेना है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने प्रोमिसेस के अंदर सीखे थे वो सारे के सारे हम यहाँ पर एक तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रोमिसेस के साथ हम जनरली अपने दो मेथड्स यूज करते हैं। एक हमारा देन होता है, देन मेथड तब एग्जीक्यूट होता है, देन एक तरीके से हमारा कॉल बैक होता है। तो वो कॉल बैक तब एग्जीक्यूट करता है जब हमारा प्रॉमिस सक्सेसफुली रिजॉल्व हो जाता है, और नहीं तो अगर कोई एरर आ जाती है, प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होता, तो उस केस में हम उस एरर को कैच कर लेते हैं और उसके साथ हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया तो लेट्स सपोज वो हमें कुछ रिजल्ट थ्रो करता है। ये आ गया हमारे पास हमारा रिजल्ट, तो कॉल बैक के अंदर ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, एंड इस रिजल्ट को हम चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं console.log अपना रिजल्ट, इसे कर लेते हैं सेव। तो इस तरीके से हम अपना सिंटैक्स लिख रहे होंगे। ये हमने मेन को कॉल लगाई, अगर मेन ने, यानी ये जो एसिंक फंक्शन है जिसमें हम अवेट कर रहे हैं कनेक्शन को, अगर ये सक्सेसफुली रन कर गया तो उस केस में कुछ रिजल्ट आएगा। लेट्स सपोज अगर कुछ रिजल्ट नहीं भी आया तो भी हम उस केस में ये प्रिंट करवाना चाहते हैं, कनेक्शन सक्सेसफुल। और रिजल्ट को यहाँ से हम अभी के लिए कैच नहीं कर रहे, हम सिर्फ कनेक्शन सक्सेसफुल प्रिंट करवा रहे हैं। और अगर कोई एरर आ जाता है और हम उसे कैच कर लेते हैं तो उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे अपने एरर को। तो इसे कर लेते हैं सेव, एंड दोबारा से एक बार रन करेंगे नोड index.js को। जैसे ही रन किया हमारे पास प्रिंट होकर आ गया कनेक्शन सक्सेसफुल। तो इस केस में जैसे ही हमने अपने प्रॉमिस के ऊपर अपने मेथड्स को यूज किया, कॉल बैक्स को यूज किया, तो अब हमें क्लियर हो रहा है कि हाँ, MongoDB के साथ कनेक्शन तो बन रहा है। एक बार कनेक्शन बन गया, यानी जावास्क्रिप्ट और हमारे MongoDB का एक बार कनेक्शन बन गया। कैसे बन गया, Mongoose से बन गया। तो उसके बाद हम अपने CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म करना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी अब हम नए डेटाबेसेस के अंदर कलेक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं, अब हम उसके अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को फाइंड कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस कर पाना सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली फॉर्म हो जाता है। तो इतना पार्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक कॉमन मिस्टेक जो हम कई बार कर देते हैं वो होता है कि टर्मिनल के अंदर हमने ऑलरेडी अपने मोंगो सर्वर को स्टार्ट नहीं किया होता। तो एक बार वो प्लीज़ ज़रूर कर लेना है और मोंगो शेल को रन करके एक बार वेरीफाई कर लेना है कि हाँ, हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, तो अब हम मोंगूज के साथ कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्कीमा के बारे में। जब भी हम मोंगूज की बात करते हैं, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिन्हें हमें समझना पड़ता है। सबसे पहला होता है स्कीमा एंड दूसरा होता है समथिंग कॉल्ड मॉडल्स। मॉडल्स के बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, उससे पहले हम स्कीमा के बारे में पढ़ेंगे। स्कीमा का बेसिक मतलब हमें ऑलरेडी पता है। एसक्यूएल के अंदर हमने अपनी टेबल्स के लिए स्कीमा डिफाइन किया था। स्कीमा कहने का मतलब होता है हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर। ओवरऑल स्ट्रक्चर यानी एसक्यूएल के अंदर हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर था कि हमारी टेबल के अंदर किस तरीके के कॉलम्स हो सकते हैं, उन कॉलम्स के ऊपर क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, या उन कॉलम्स का क्या क्या डेटा टाइप हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने एसक्यूएल में डिस्क्राइब की थी। वैसा ही कुछ सेम काम हमारे स्कीमा का होता है विद इन आवर मोंगूज। तो स्कीमा डिफाइंस द शेप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विद इन दैट कलेक्शन। यानी स्कीमा हमारे डेटाबेस का ब्लूप्रिंट होता है। अब जैसे एसक्यूएल के अंदर किसी भी टेबल के लिए स्कीमा डिफाइन होता था, वैसे ही मोंगोडीबी के अंदर किसी भी कलेक्शन के लिए स्कीमा डिफाइन होता है। और जैसे टेबल के लिए स्कीमा डिफाइन हो गया तो हमें पता है हर एक रो को उस स्कीमा को फॉलो करना पड़ेगा। वैसे ही मोंगोडीबी के अंदर अगर कलेक्शन के लिए स्कीमा डिफाइन हो गया तो हर एक डॉक्यूमेंट को उस स्कीमा को फॉलो करना पड़ेगा। तो वही सेम रूल अप्लाई होते हैं, बस यहाँ पर टेबल्स एंड रोज रिप्लेस हो जाएंगी कलेक्शंस एंड डॉक्यूमेंट से। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसको शेप देने का काम विद इन अ कलेक्शन करते हैं हमारी स्कीमा। अब हम अपने मोंगोडीबी के लिए स्कीमा कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्कीमा डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं mongoose.schema मेथड को। अब इसे यूज करने के लिए हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन के पास चले जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम जा सकते हैं ऑन दिस पेज कॉल्ड स्कीमास।
स्कीमास के अंदर स्कीमा के बारे में सारी की सारी डिटेल्स हमें दी होंगी। तो जब हमें अपना स्कीमा डिफाइन करना होता है तो स्कीमा डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कॉन्स्ट, जैसे यहाँ पर किसी ब्लॉग के लिए स्कीमा डिफाइन किया हुआ है। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग बेसिकली आर्टिकल्स जो हम ऑनलाइन लिखते हैं, तो हर ब्लॉग का अपना एक टाइटल हो सकता है, अपना एक ऑथर हो सकता है, ब्लॉग की बॉडी हो सकती है, ब्लॉग के अंदर कमेंट्स हो सकते हैं, डेट हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जब भी हम स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं, जैसे लेट्स सपोज टाइटल हमने डिफाइन कर दिया तो उसके सामने हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्ट्रिंग। अगर हम ऑथर डिफाइन कर रहे हैं तो उसके सामने भी स्ट्रिंग टाइप लिख रहे हैं। अगर हम लेट्स से डेट डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए सामने हम टाइप लिख रहे हैं डेट। अगर हम नंबर ऑफ वोट्स डिफाइन कर रहे हैं तो उसके सामने हम लिख रहे हैं नंबर। तो इस तरीके से जैसे एसक्यूएल के अंदर स्कीमा में हम डेटा टाइप लिखते थे, वैसे ही डेटा टाइप स्कीमा के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं। हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे जो परमिटेड स्कीमा डेटा टाइप्स हैं उसमें हमारे पास स्ट्रिंग आ जाती है, नंबर आ जाती हैं, डेट, बफर, बूलियन, मिक्स्ड, ऑब्जेक्ट आईडी, हम एरे भी चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं, यूयूआईडी चाहें तो भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कई सारे डिफरेंट इंटरेस्टिंग टाइप्स हमें मिलते हैं मोंगूज के साथ में। तो एक बार हम अपने लिए भी अपना एक नया स्कीमा डिफाइन करना चाहते हैं। लेट्स सपोज स्कीमा डिफाइन करने से पहले हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। हमें ये तो पता चल गया हमें डेटाबेस कौन सा यूज़ करना है, हमें कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है, हमें अपना ये टेस्ट नाम का डेटाबेस यूज़ करना है जिसके साथ हमने कनेक्ट किया है। अब इस डेटाबेस के अंदर हमें डिफाइन करना पड़ेगा हमें क्या कलेक्शन यूज़ करना है। डेटाबेस के अंदर लेट्स सपोज हम अपने कलेक्शन का नाम रखना चाहते हैं यूज़र। तो अपने यूज़र वाले कलेक्शन के लिए हमारा क्या स्कीमा होना चाहिए? यूज़र के लिए हम एक तो अपना नेम डिफाइन करना चाहते हैं, तो हमारे पास अपना एक नेम होना चाहिए जिसका टाइप होना चाहिए स्ट्रिंग। उसके साथ में हम हर एक यूज़र के लिए उसकी ईमेल स्टोर करवाना चाहते हैं जो भी स्ट्रिंग टाइप की होगी, एंड साथ के साथ हर एक यूज़र के लिए हम उसकी एज स्टोर कराएंगे जो हमारे लिए होगा टाइप नंबर। तो ये 3 सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो हम हर एक यूज़र के लिए स्टोर कराने वाले हैं। काफ़ी बेसिक चीज़ें होने वाली हैं, सिर्फ एक नाम है, ईमेल है और एज है। तो इन तीनों चीज़ों को हमें स्टोर करवाना है। कैसे स्टोर करवाएंगे? उसके लिए हमें स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा। स्कीमा क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं कॉन्स्ट, इसे हम कह देंगे यूज़र स्कीमा। यूज़र स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। तो mongoose के लिए हम अपनी स्कीमा क्लास को यूज़ करने वाले हैं और इस क्लास के अंदर अब हमें पूरा का पूरा अपना स्कीमा पास करना है। हमारे पास सबसे पहले जो हम स्टोर करवाएंगे हर एक यूज़र के लिए वो होने वाला है नेम। नेम का क्या टाइप होगा? नेम का टाइप होगा स्ट्रिंग। उसके बाद सेकंड पे हम स्टोर करवाने वाले हैं ईमेल। ईमेल का भी टाइप स्ट्रिंग होने वाला है। उसके बाद हम स्टोर करवाएंगे एज और एज का टाइप हमारे पास होने वाला है नंबर। हमें यहाँ पर नोटिस करना है कि हर जो टाइप है वो कैपिटल के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो स्मॉल से स्टार्ट नहीं करना, केस सेंसिटिव रखना है चीज़ों को। कैपिटल के साथ हम अपने नंबर एंड स्ट्रिंग और सारी चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं और इसे कर लेते हैं हम सेव। तो इस तरीके से हमारे यूज़र के लिए हमारे पास एक स्कीमा बन गया, यानी हमारा प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट बन गया कि हमारा जो यूज़र कलेक्शन होने वाला है उस कलेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें स्टोर करवानी है। तो एक बार हमारा स्कीमा तैयार हो गया, ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। अब बात करते हैं कि एक्चुअली कैसे हम अपने कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स को सेव करवाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो mongoose की हेल्प से डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं समथिंग कॉल्ड मॉडल्स। मॉडल इन mongoose इज अ क्लास विद विच वी कंस्ट्रक्ट डॉक्यूमेंट्स। यानी अगर हमें कलेक्शंस के लिए डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना है तो हम mongoose के अंदर एक स्पेशल क्लास को यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है मॉडल क्लास। अब इसे यूज़ करने के लिए हम कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट लिखते हैं। हम लिखते हैं कॉन्स्ट यूज़र, जिसके अंदर हम अपने एक मॉडल क्रिएट करेंगे। तो ये जो यूज़र होने वाला है ये हम एक नया मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। नए मॉडल की हम कह सकते हैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी ऊप्स के अंदर पढ़ा है कि हमारी क्लास क्या होती है। क्लास के अंदर कई सारी अपनी प्रॉपर्टीज होते हैं, कई सारे मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो यूज़र है ये हम एक्चुअली क्लास क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी मॉडल क्लास होने वाली है। mongoose के जो मॉडल्स होते हैं वो हमारी जावास्क्रिप्ट क्लासेस होती हैं विच आर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कि हमारे कलेक्शन का हर एक सिंगल डॉक्यूमेंट कैसा दिखने वाला है। तो ये हमारी जो क्लास है ये रिप्रेजेंट करेगी कि हमारा हर एक यूज़र कैसा दिखने वाला है। तो इसे क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं mongoose डॉट मॉडल और मॉडल के अंदर हमें 2 चीज़ें पास करनी है। सबसे पहले हम पास करेंगे अपने किसी भी एक कलेक्शन का नाम। तो जो कलेक्शन का नाम है हम शुरुआत से पास कर सकते हैं। अगर हमें कलेक्शन को यूज़र नाम देना है तो उसके लिए हम यूज़र पास कर सकते हैं। हमें कुछ और नाम देना है तो हम उसके लिए कुछ और पास कर सकते हैं। एंड उसके बाद उस कलेक्शन का हम स्कीमा पास करते हैं। तो स्कीमा के हिसाब से हमारा कलेक्शन तैयार होता है। एंड जनरली जो हम कलेक्शन का नाम देते हैं वही हम अपने मॉडल का नाम रखते हैं। तो यहाँ पर ये तो हो गया एक तरीके से मेरे कलेक्शन का नाम जो हम पास इन करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हो गया मेरे मॉडल का नाम। तो जो मेरा यूज़र होने वाला है दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली अ mongoose मॉडल। अब इसे एक बार क्रिएट करते हैं। हम लिखेंगे कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल और डॉट मॉडल के अंदर हम पास कर देंगे यूज़र
एंड उसके साथ में हम पास करने वाले हैं अपना यूज़र स्कीमा। इसे कर लेते हैं सेव। अब हम जनरली जो भी अपने कलेक्शन का नाम पास करते हैं उसे एक कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करेंगे एंड साथ के साथ हम इसे सिंगुलर रखने वाले हैं, यानी इसे यूजर्स नहीं बोलेंगे, हम इसे सिंपली यूजर बोलेंगे। और जो नाम हम यहाँ पर पास करते हैं अपने कलेक्शन के लिए वही सेम नाम हम अपने मॉडल को देते हैं। तो इस तरीके से हम अपने डेटाबेस टेस्ट के अंदर अपने लिए एक नया कलेक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम होने वाला है यूज़र। इसे कर लेते हैं सेव। तो सेव करके एक बार हम अपने मोंगो शेल के अंदर आ जाते हैं। मोंगो शेल के अंदर हम अपने सारे डेटाबेसेस को चेक करेंगे तो अभी हमारे पास वही तीनों अपने डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस हैं। टेस्ट के अंदर क्योंकि हमने कोई नया कलेक्शन नहीं किया, टेस्ट के अंदर क्योंकि हमने कोई नया कलेक्शन क्रिएट नहीं किया, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट नहीं किए, इसीलिए हमारा जो टेस्ट है वो भी डेटाबेसेस के अंदर हमें नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब कोड की हेल्प से हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कोड की हेल्प से हमने कनेक्शन तो एस्टैब्लिश करना सीख ही लिया था मोंगूस से। उसके बाद हमने अपना यूज़र स्कीमा क्रिएट करना सीख लिया। अब उस स्कीमा को एक्चुअली हम एक अपने डेटाबेस या मोंगोडीबी कलेक्शन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए कलेक्शन क्रिएट होगा। उसे क्रिएट करने के लिए अपने एग्जीक्यूशन को स्टॉप करेंगे, इसे कर लेते हैं क्लियर एंड नोड index.js से दोबारा करेंगे रन। जैसे ही हमने इसे रन किया, अब वापस से अपने मोंगो शेल के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं शो कलेक्शंस। शो कलेक्शंस करके एंटर किया तो मोंगूज ने क्या किया, ऑटोमेटिकली हमारे लिए एक यूजर्स नाम का कलेक्शन क्रिएट कर दिया। जब तक हमने इस कोड को रन नहीं किया था तब तक हमारे लिए वो कलेक्शन क्रिएट नहीं हुआ था। बाय डिफॉल्ट जो भी नाम हम यहाँ पर पास करते हैं एज अ कलेक्शन, तो मोंगूज क्या करता है, बाय डिफॉल्ट उसी सेम नाम का मोंगोडीबी के अंदर हमारे लिए एक कलेक्शन क्रिएट करता है, बस उसके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस कर देता है। अगर हमने यूज़र पास इन किया तो हमारे कलेक्शन का नाम हो जाएगा यूज़र्स। इसे थोड़ा सा हम यहाँ पर ले जाते हैं। अब लेट्स सपोज बाद में जाकर कभी अगर हम प्रोडक्ट पास इन करते तो हमारे कलेक्शन का मोंगोडीबी के अंदर नाम हो जाता प्रोडक्ट्स। तो जो भी चीज़ हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कैपिटल में लिखेंगे वो हमारे मोंगोडीबी के अंदर जाकर स्मॉल में हो जाएगी, और ये अगर हमने सिंगुलर लिखा है तो इस ऑटोमेटिकली मोंगोडीबी के अंदर जो कलेक्शन बनेगा वो प्लूरल नाम बन के आएगा। वैसे ही प्रोडक्ट का प्रोडक्ट्स हो जाएगा। और लेट्स सपोज अगर हम अपने कलेक्शन के अंदर पास करते एम्प्लॉई, एम्प्लॉई के लिए अगर हमें मॉडल का नाम लिखना होता तो हम कुछ ये नाम लिखते। तो एम्प्लॉय के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो कलेक्शन क्रिएट होगा मोंगोडीबी के अंदर वो एम्प्लॉयज़ हो जाएगा। तो ये जो नाम है इसे रैंडमली नहीं लिखना, इसे बड़ा सोच समझ कर लिखना है कि हम अपने कलेक्शन के अंदर क्या स्टोर करवाना चाहते हैं, और उससे प्लूरल नहीं लिखना क्योंकि मोंगोडीबी के अंदर ऑटोमेटिकली वो प्लूरल ही हो जाएगा जाकर। हमें इसे सिंगुलर ही लिखना है, यानी एक के लिए, और जो नाम हम यहाँ पर पास करेंगे वही सेम नाम हम अपने मॉडल को दे रहे होंगे। तो एक कन्वेंशन है अपना मोंगूस का कोड लिखने का जिसको हमें हमेशा फॉलो करना है। तो इस तरीके से ये तरीका है एक कलेक्शन क्रिएट करने का अपने डेटाबेस के अंदर। हम चाहें तो एक और कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज वी डिसाइड टू मेक अनदर कलेक्शन विच इज कॉल्ड एम्प्लॉय, और यहाँ पर भी अपने कलेक्शन का नाम रख देते हैं एम्प्लॉय। इस लाइन को कर देते हैं अब कॉमेंट आउट। ये जो यूज़र वाली लाइन है इसे कर देते हैं कॉमेंट आउट क्योंकि हमने ऑलरेडी यूज़र को क्रिएट कर लिया है। इसे कर देते हैं स्टॉप एंड दोबारा से रन। तो अभी एम्प्लॉय के अंदर हमने जो स्कीमा पास किया है वो हमारा यूज़र का ही स्कीमा है, बट उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो रूल्स हैं। सेट ऑफ रूल्स हम सेम रख सकते हैं दो कलेक्शंस के। अब वापस आ जाएंगे मोंगो शेल के अंदर। यहाँ पर जब शो कलेक्शंस करेंगे तो इस बार हमारे पास दो कलेक्शंस हैं, तो हमारे लिए ऑटोमेटिकली मोंगूज ने क्या किया, एम्प्लॉयज़ नाम का कलेक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से अब हम कंप्लीटली केपेबल हैं कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर बैठे बैठे अपने मोंगोडीबी डेटाबेस को मैनिपुलेट कर पा रहे हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ मोंगूज। अब अभी तक हमने डेटाबेसेस को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि जब हम यहाँ पर अब शो डीबीज करेंगे तो शो डीबीज के अंदर अब हमारा टेस्ट डेटाबेस हमें दिखाई दे रहा है। टेस्ट डेटाबेस क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसके अंदर हमने अपने कलेक्शंस को क्रिएट कर दिया है, तो कुछ नई चीज़ क्रिएट हुई है, तो टेस्ट अब रिकॉग्नाइज हो रहा है बाय मोंगोडीबी। अब जैसे ही हमने अपने डेटाबेसेस को क्रिएट करना सीख लिया, हमने डेटाबेसेस के अंदर कलेक्शंस को बनाना सीख लिया, उनके लिए स्कीमा डिफाइन करना सीख लिया, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपने कलेक्शन के अंदर हम एक्चुअली अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे मोंगूस से हम अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। मोंगूस से अगर हमें डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करना है तो उसके कई सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे हम एक सिंगल डॉक्यूमेंट को वन डॉक्यूमेंट एट अ टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। अब अपने डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करने से पहले हमें उन्हें क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि लेट्स सपोज अगर हमने कोई यूज़र नाम का मॉडल बनाया है
तो मॉडल एग्जैक्टली क्या होता है, मॉडल हमारे लिए हमारी एक क्लास होती है, और क्लास की क्या बनती है, क्लास की हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो हमारा ये जो यूज़र है इसकी हमें एक ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे लिए हमारा डॉक्यूमेंट बनेगा। तो एक तरीके से मोंगूस के अंदर जो मॉडल होता है वो हमारे कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और उस मॉडल की जो हमारी ऑब्जेक्ट होती है वो हमारे डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम लिखेंगे न्यू और फिर अपने मॉडल का नाम न्यू यूज़र, एंड उसके बाद हम अपनी यूज़र की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें डिफाइन कर सकते हैं और उन्हें एक वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करा लेंगे। तो ये चीज़ करने के लिए सबसे पहले तो अपने इस यूज़र को ले आते हैं, इतने पार्ट को हटा देते हैं क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ को यूज़ नहीं करने वाले, यहाँ हम अपने यूज़र वाले मॉडल को यूज़ करेंगे। तो यूज़र मॉडल के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लिखेंगे यूज़र1 इज इक्वल टू न्यू यूज़र, एंड इसके अंदर अब हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पास करेंगे यूज़र की। सबसे पहले तो यूज़र का नेम हम लिख सकते हैं एडम, एंड फिर हमें ईमेल लिखना पड़ेगा। ईमेल के अंदर हम लिख सकते हैं adam@yahoo.in, एंड फिर हमें एज लिखनी पड़ेगी, वी कैन कीप इट एज 48। इसको कर लेते हैं सेव। तो ये हमारी एक नई यूज़र यानी मॉडल की इंस्टेंस बन गई है एक तरीके से, जो एग्जैक्टली क्या होने वाला है, जो हमारा डॉक्यूमेंट होने वाला है। इसे एक बार Ctrl+C करके स्टॉप कर लेंगे, क्लियर, एंड दोबारा एक बार रीरन करेंगे। अगर हमने रीरन कर दिया, कनेक्शन तो सक्सेसफुल हो गया। अब चेक करते हैं क्या ये जो हमने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था ये हमारे लिए इंसर्ट हो गया। वापस जाएंगे मोंगो शेल के अंदर। मोंगो शेल के अंदर हम टेस्ट डेटाबेस के अंदर हैं, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं db.users.find। एंटर किया तो अभी खाली आ रहा है। तो अभी जो हमने ये अपना डॉक्यूमेंट बनाया है ये हमारे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट नहीं हुआ क्योंकि ऑटोमेटिकली इंसर्ट नहीं होता, पर हाँ ये हमारी मेमोरी के अंदर क्रिएट हो गया है। कैसे क्रिएट हुआ है उसे टेस्ट करने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, इस एग्जीक्यूशन को एक बार स्टॉप करेंगे एंड वी आर गोइंग टू राइट नोड। हम नोड के रेपल में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं .load एंड उसके बाद index.js। तो एक तरीके से हमारा जो नोड का शेल है, नोड का जो रेपल है उसके अंदर हम लोड करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी index.js फाइल, ताकि index.js के अंदर हम कई सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकें। इसको कर लेंगे एंटर। तो इस तरीके की कुछ हमारे लिए चीज़ प्रिंट हो गई है, एंड इसे एक बार क्लियर कर लेते हैं कमांड के से क्लियर किया। यहाँ हम प्रिंट करवाने वाले हैं अपने यूज़र1 को। यूज़र1 हमारे लिए index.js के अंदर क्रिएट हो रहा है। कैसे पता चला क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जब हम यूज़र1 को प्रिंट करवा रहे हैं तो हमारे लिए एक वैलिड वैल्यू प्रिंट हो रही है। और यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली है, क्योंकि हमने यूज़र1 के अंदर एक मॉडल का इंस्टेंस ही तो बनाया था यूज़र1, मतलब उसके अंदर हमने नेम डाला था, ईमेल डाला था, एज डाला था, आईडी तो नहीं डाली थी। पर यहाँ पर जब लोड करने के बाद index.js को हम अपने यूज़र1 को प्रिंट करवा रहे हैं तो यहाँ क्या आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारे लिए एक आईडी भी आ रही है। तो ये जो की वैल्यू पैरामीटर था, ये जो फील्ड है ये तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई है। तो ये जो फील्ड है ये मोंगूज ने ऑटोमेटिकली क्रिएट की है। क्यों क्रिएट किए, क्योंकि जब भी हम कोई नया डॉक्यूमेंट MongoDB के अंदर इंसर्ट करते हैं उस डॉक्यूमेंट के अंदर ऑटोमेटिकली एक प्राइमरी की विद द नेम ऑफ आईडी क्रिएट होती है। तो ऑटोमेटिकली मोंगूज हमारे लिए कर रहा है। तो मतलब प्रोसेसिंग तो हुई है, MongoDB के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट तो तैयार किया ही है। अब इस डॉक्यूमेंट को कैसे हम MongoDB के डेटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक स्पेशल चीज़ करनी पड़ेगी। पहले तो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं Ctrl+C करके, एंड इसे कर लेते हैं क्लियर। तो वो स्पेशल चीज़ हमें ये लिखनी पड़ेगी कि हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपने इस डॉक्यूमेंट का नाम विच इज़ गोइंग टू बी यूज़र1, एंड फिर हम कर देंगे सेव। तो हर किसी के पास जो भी हमारे इंस्टेंसेस बनते हैं मॉडल्स के, उन सब के पास बाय डिफ़ॉल्ट एक सेव मेथड होता है, और ये जो सेव मेथड है ये भी एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, एसिंक्रोनस मेथड है जो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। हम चाहे तो इसके बारे में और थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट मोंगूज एड्स एन आईडी प्रॉपर्टी टू योर स्कीमास, यानी सारे स्कीमास के साथ बाय डिफ़ॉल्ट एक आईडी प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है। तो मोंगूज क्रिएट्स अ न्यू आईडी ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट आईडी टू योर डॉक्यूमेंट, यानी हर डॉक्यूमेंट के साथ एक आईडी ऑटोमेटिकली मोंगूज क्रिएट करता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर एपीआईज के अंदर अपने मॉडल के अंदर। तो मॉडल के अंदर कई सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो हर एक मॉडल पे अप्लाई हो सकते हैं। हम अभी स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं अपने सेव मेथड के बारे में। तो ये हमारा model.prototype.save मेथड, इसे कर लेते हैं एक बार ओपन। तो जो हमारा सेव मेथड है इसके अंदर पैरामीटर्स में सारे के सारे ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं जिसमें हमारी मर्जी है हम कोई भेजें या ना भेजें। तो अभी के लिए हमें कोई पैरामीटर्स इसके अंदर नहीं भेजने, पर हमें पता चल रहा है कि ये मेथड क्या रिटर्न करता है। हमारा सेव मेथड हमारे लिए एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो क्योंकि ये मेथड हमारे लिए एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो इसके सामने भी हम लिख सकते हैं देन, यानी जैसे ही प्रॉमिस रिजॉल्व होगा सेव होकर हम वापस आ जाएंगे। या इनफैक्ट एक बार बिना प्रॉमिस के ट्राई करते हैं, इसको कर लेते हैं user1.save, सिर्फ इतना हमें लिखना है
और दोबारा से हम अपने index.js को रन करेंगे। कनेक्शन बन गया सक्सेसफुली। कनेक्शन बन गया तो हमें अज्यूम करना है कि ये वाला कोड तो रन हो ही गया होगा। कोड रन हो गया होगा मतलब हमारे यूजर्स के अंदर डेटा इंसर्ट हो रहा होगा। वेरीफाई करने के लिए हम जा सकते हैं मोंगो शेल के अंदर और इस बार db.users.find को रन करेंगे तो हमारे पास अब डॉक्यूमेंट रिटर्न होकर आ रहा है। डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास ये डेटा आ रहा है जिसमें नेम है एडम, ईमेल है हमारे पास, जो ईमेल हमने एंटर की थी, एज है वही सेम आईडी है जिसकी हमने पहले बात की थी और साथ के साथ हमारे पास एक नई फील्ड है, नया की वैल्यू पेयर है विच इज़ _v। इसको हम एक तरीके से वर्जन की तरह समझ सकते हैं कि वर्जन ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो गया तो इसका वर्जन यहाँ पर स्टोर हो गया है, बट अभी के लिए इसको चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि जैसे ही हमने user1 सेव किया वैसे ही हमारे लिए चीज़ें सेव हो गई। अब यहाँ पर हम एक user2 क्रिएट कर देते हैं। लेट्स क्रिएट अ user2 और इसके लिए हम नाम रखेंगे ईव। यहाँ पर ईमेल हम रखने वाले हैं eve@yahoo.in। एज हम चाहें तो सेम रख सकते हैं और यहाँ पर इस बार हम user2 सेव करेंगे पर अब प्रोमिसेस के लिए कुछ कुछ कॉल बैक्स रखेंगे। तो सबसे पहले .then रखेंगे। .then के अंदर हो सकता है हमारे पास कुछ रिजल्ट आ रहा हो। रिजल्ट को हम करवा देंगे console.log एंड यहाँ पर अगर कोई एरर आ रहा है तो उसे कैच करने के लिए हम अपना कैच का कॉल बैक लिख लेते हैं console.log हमारा एरर। तो इस तरीके से हम user2 को सेव कर सकते हैं। जैसे ही सेव वाला मेथड हमारे लिए प्रॉमिस रिटर्न करेगा, अगर प्रॉमिस रिजॉल्व है तो देन, नहीं तो अगर कोई एरर है तो हमारे लिए एरर प्रिंट हो जाएगी। तो इसे कर लेते हैं क्लोज एंड रीस्टार्ट किया तो इस बार कनेक्शन दोबारा से सक्सेसफुल एंड इस बार जैसे ही रिजॉल्व हुआ तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आया, डेटा आया प्रॉमिस के अंदर, वो सारा का सारा प्रिंट हो गया। क्या रिजल्ट आया प्रॉमिस के अंदर? हमारे पास वही सेम डॉक्यूमेंट आया जो हमारे डेटाबेस के अंदर जाकर स्टोर हुआ है। तो यहाँ पर हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस बार db.users.find करेंगे तो इस बार 2 डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए प्रिंट होकर आए हैं। एक के अंदर नेम एडम है, एक के अंदर नेम ईव है। तो इस तरीके से हम अपने डेटाबेस के अंदर किसी भी कलेक्शन के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं अपने नए डेटा को। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि अगर हम इंसर्शन कर रहे हैं तो हो सकता है एक बार हमें कई सारा डेटा इंसर्ट करना हो। वैसे जनरली जब भी हम APIs के साथ डील करेंगे या एक्सप्रेस ऐप के साथ डील करेंगे तो एक पॉइंट पर हम एक ही डेटा को स्टोर करा रहे होते हैं। इसका रीज़न ये है कि जनरली जब APIs होती हैं, जैसे लेट्स सपोज हम Amazon के ऊपर कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हम Instagram के ऊपर नया यूज़र क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब हम साइन अप करते हैं या जब हम रजिस्टर करते हैं, साइन इन करते हैं, तो एक टाइम पर एक ही यूज़र साइन अप करता है। तो API को एक टाइम पर एक ही सिंगल कॉल जा रहा होता है, तो एक ही सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, एक ही सेट ऑफ डेटा वो डेटाबेस के अंदर स्टोर करा रहे होते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इंसर्ट 1 समझ में आए सबसे बेहतर तरीके से। उसके बाद कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एक्सेप्शनल केस आए और हमें कई सारा डेटा एक साथ डेटाबेस के अंदर सेव कराना हो, तो उसके लिए हम इंसर्ट करेंगे मल्टीपल को। तो हमारे पास मॉडल्स के अंदर एक और फंक्शन होता है इंसर्ट मेनी, जिसके अंदर हम एक एरे पास करते हैं और एरे के अंदर हमारे इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या इंडिविजुअल इंस्टांसेस होते हैं जिनको हम क्रिएट करते हैं। और ये मेथड जो भी प्रॉमिस रिटर्न करेगा उसके ऊपर हम अपना देन फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसके अंदर जो भी कॉल बैक होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बार टर्मिनल को हटा लेते हैं एंड इतने पार्ट को हम अभी के लिए कर देंगे कमेंट आउट। यहाँ पर अब हम लिखने वाले हैं user.insertMany। इंसर्ट मेनी के अंदर हम अपना एक एरे पास कर देंगे और एरे के अंदर हम अपने इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स को, तो सबसे पहले हम नेम के अंदर लेट्स सपोज वी राइट टोनी एंड ईमेल के लिए हम लिख सकते हैं tony@gmail.com। साथ के साथ हम चाहें तो एक एज लिख सकते हैं। एज के लिए वी कैन राइट समथिंग लाइक 50। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेट ऑफ डेटा। इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब लिखेंगे सेकेंड सेट ऑफ डेटा। इसके अंदर हम लिख सकते हैं पीटर, वी कैन राइट peter@gmail.com। एज में लिख सकते हैं 30 एंड थर्ड सेट ऑफ डेटा जिसके अंदर हम लिख सकते हैं ब्रूस, दिस कैन बी bruce@gmail.com एंड इसके लिए हम लिख सकते हैं अपना कोई भी एज। अब ये जो फंक्शन हम कॉल करेंगे ये फंक्शन हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा। प्रॉमिस जैसे रिटर्न करेगा हम देन मेथड को एग्जीक्यूट कर देंगे। देन के अंदर कॉल बैक देंगे। कॉल बैक के अंदर हो सकता है हमारे पास कुछ भी डेटा है या इसे रिजल्ट कह लेते हैं। जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही console.log करवा देंगे हम अपने रिजल्ट को। इसे कर लेते हैं सेव। तो इतना पार्ट हम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे टू इंसर्ट ऑल दिस डेटा, यानी 3 डॉक्यूमेंट्स को एक साथ इंसर्ट करने के लिए। दोबारा टर्मिनल खोल लेते हैं। टर्मिनल के अंदर अपनी कमांड रन करेंगे node-index.js। जैसे ही कमांड रन की रिजल्ट में हमारे लिए ये जो तीनों हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिंट होकर आ गए। अब डेटाबेस के अंदर एक बार जाएंगे, इसे कर लेते हैं क्लियर एंड दोबारा से करेंगे db.users.find। तो इस बार
जब हम db.users.find कर रहे हैं तो एडम और ईव तो थे ही, 3 और हमारे लिए यूजर्स हैं जो हमारे कलेक्शन के अंदर ऐड हो गए हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल यूजर्स को या मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं एक साथ अपने कलेक्शन के अंदर। अब जब भी हम इंसर्शन करते हैं mongoose की हेल्प से, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑपरेशन बफरिंग। mongoose इस चीज को यूज करता है बिकॉज हमने एक चीज नोटिस की होगी अपने कोड के अंदर, हमारे कोड के अंदर जब भी हम ये इंसर्शन का कोड लिख रहे हैं, लेट्स सपोज हमने ये फंक्शन यूज किया है अपने मॉडल का, या हम जो भी मॉडल को क्रिएट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को हमें आइडियली हमारे दिमाग में आना चाहिए लॉजिकली एज अ प्रोग्रामर कि ये जो चीज़ें हैं इन्हें तो हमें यहाँ पर लिखना चाहिए, इस देन वाले कॉल बैक के अंदर हमें लिखना चाहिए। देन का जो कॉल बैक है उसके अंदर हमें इन चीज़ों को लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार हमारा कनेक्शन बनेगा, एक बार mongoose जो है हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को MongoDB के डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाएगा, तभी तो सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। कनेक्शन बनेगा तभी हमारा स्कीमा डिफाइन होना चाहिए, तभी हमारे मॉडल क्रिएट होने चाहिए, तभी हमारा सारा डेटा इंसर्ट होना चाहिए। पर ये सारा जो कोड है इंसर्ट करने का, हमारा मॉडल क्रिएट करने का, ये सारा कोड हम बाहर लिख रहे हैं, ये तो हमें तब एग्जीक्यूट करना चाहिए जब हमारे mongoose का कनेक्शन फॉर्म हो जाएगा, यानी इस देन वाले कॉल बैक के अंदर। पर ये चीज हम क्यों नहीं कर रहे? ये चीज हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि mongoose के अंदर ऑपरेशन बफरिंग होती है। तो mongoose लेट्स यू स्टार्ट यूजिंग योर मॉडल्स इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर mongoose टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन टू MongoDB। यानी mongoose के अंदर ऑपरेशन बफरिंग का क्या मतलब है कि डेटाबेस से कनेक्शन बने उससे पहले ही mongoose हमें परमिशन दे देता है कि आप अपने मॉडल्स भी बनाना स्टार्ट कर दो, उनके लिए स्कीमा भी लिखना स्टार्ट कर दो, उसके अंदर आप इंसर्शन की क्वेरीज भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो। और जब तक आप ये काम करोगे तब तक mongoose ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन बना लेगा। तो इस चीज में टेंशन नहीं लेनी कि ये सारा का सारा कोड हम बाहर क्यों लिख रहे हैं, ये हम प्रोमिसेस के रिजॉल्व होने के बाद क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर रहे, क्योंकि वो चीज हमारे लिए mongoose ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं mongoose के अंदर अपने फाइंड ऑपरेशन के बारे में। फाइंड ऑपरेशन के लिए हम अपने मॉडल के डिफरेंट मेथड्स को जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन पर जाएंगे तो हमारे APIs के अंदर, मॉडल्स के अंदर जाके हमारे पास कई सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास कई सारे फाइंड मेथड भी होते हैं। फाइंड के अंदर वी हैव मॉडल डॉट फाइंड, उसके अलावा फाइंड बाय आईडी, हमारे पास फाइंड आईडी एंड डिलीट जैसे कि कई सारे मेथड्स होते हैं। फाइंड वन का हमारे पास ऑप्शन होता है, फाइंड वन एंड अपडेट, फाइंड वन एंड डिलीट। तो ये कई सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको हम चेक करने वाले हैं। इसमें से सबसे पहले आ जाते हैं अपने मॉडल डॉट फाइंड मेथड के पास। मॉडल डॉट फाइंड के अंदर हम अपने कई सारे डिफरेंट पैरामीटर्स भेजते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है कि हम या तो अपनी कोई भी कंडीशन भेज सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। हम अपने मॉडल का नाम लिखते हैं और उसके लिए लिखते हैं डॉट फाइंड, और डॉट फाइंड के बाद जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये क्या करेगा, ये हमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ला कर दे देगा। यानी जब हम अपने फिल्टर को खाली करके भेजते हैं, तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ये वही सेम सिंटैक्स है जिसको हम मोंगो शेल के अंदर यूज करते थे। अगर हमें कोई कंडीशन लगानी है, अगर हमें किसी फिल्टर के बेसिस पर अपना रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए मॉडल डॉट फाइंड के अंदर हम अपनी कुछ भी कंडीशन लिखते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी कंडीशन लिखते हैं। यहाँ पर हम अपने क्वेरी ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं, जिनको हमने सीखा था मोंगो शेल को यूज करते टाइम। तो हम किन्हीं भी बेसिक कंडीशंस के साथ स्पेसिफिक क्वेरी को रन कर सकते हैं। अब जो हमारा फाइंड मेथड होता है, ये हमें एग्जैक्टली एक प्रॉमिस रिटर्न नहीं करता। यानी जो हमारा फाइंड मेथड है वो हमें प्रॉमिस की जगह एक क्वेरी रिटर्न करता है, यानी एक क्वेरी ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अब जो mongoose की क्वेरी ऑब्जेक्ट होती है, यानी ये जो मॉडल डॉट फाइंड मेथड है, ये हमें क्वेरी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और ये जो क्वेरी ऑब्जेक्ट है ये प्रॉमिस नहीं होता, बट इसके साथ हम डॉट देन वाला अपना मेथड, अपना फंक्शन यूज कर सकते हैं। मतलब जो भी रिटर्न होकर आएगा इस फंक्शन से, वो एक देनेबल ऑब्जेक्ट होगी, वो एक क्वेरी ऑब्जेक्ट होगी जो प्रॉमिस नहीं है। ये हमेशा याद रखना है कि जब मॉडल डॉट फाइंड को रन करते हैं तो प्रॉमिस रिटर्न नहीं होता, पर फिर भी हम अपना डॉट देन वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे हम प्रॉमिसेस के साथ यूज करते थे। तो अपने किसी भी यूजर के लिए हम कोई भी डेटा है जिसे फाइंड कर सकते हैं और उसके साथ अपना डॉट देन वाला फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर हम कोई भी कॉल बैक लिख सकते हैं अपने रिटर्न डेटा के ऊपर। तो सबसे पहले तो सारे के सारे डेटा को एक बार सर्च करके देखते हैं, फाइंड करके देखते हैं। उसके लिए इसे कर देते हैं कॉमेंट आउट, क्योंकि अब हमें कोई इंसर्शन नहीं करना, ऑलरेडी काफ़ी सारा डेटा हो गया है सैम्पल के लिए हमारे डेटाबेस के अंदर। हम लिखने वाले हैं यूजर डॉट फाइंड, और फाइंड के अंदर हम कोई कंडीशन नहीं लिखेंगे, तो एक खाली जो फिल्टर है उसे हम लिखकर भेज देंगे, एंड जो भी रिटर्न होकर आएगा उसके ऊपर हम अपना डॉट देन वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे। अब इस फंक्शन के अंदर हो सकता है कोई भी रिजल्ट आए, रिजल्ट को प्रिंट करवाने के लिए हम लिख सकते हैं console.log रिजल्ट, और इसे कर लेते हैं सेव। तो ये हो गया हमारे पास सेव। अगर कोई एरर आता है तो एरर को कैच करने के लिए भी हम कुछ लिख सकते हैं, एरर,
एंड इसे भी console.log करके हम प्रिंट करवा लेंगे। इसे कर लिया सेव। तो इतना पार्ट है जिसे हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो एक बार इसे कर लेते हैं रन किया तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आया, टर्मिनल के अंदर हमारे पास प्रिंट होकर आए हैं हमारे 5 डॉक्यूमेंट्स एक एरे की फॉर्म में। तो ये हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, ये हमारा सेकंड यूज़र है, ये हमारा थर्ड यूज़र है, ये हमारा फोर्थ यूज़र है एंड दिस इज़ माय फिफ्थ यूज़र। तो जितना डेटा हमने क्वेरी किया था सारा का सारा डेटा हमारे पास आ गया। अब लेट्स सपोज हमें किसी कंडीशन के बेसिस पर डेटा चाहिए। यहाँ पर एज हमारे पास 47 है, यहाँ पे एज 30 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पर 48 है, दिस इज ऑल्सो 48। लेट्स सपोज हमें वो सारे के सारे यूजर्स चाहिए जिनकी एज 47 से बड़ी है, ग्रेटर देन 47। तो यहाँ हम कंडीशन डालेंगे कि हमारी जो एज है दैट शुड बी, अपना ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज करेंगे 47। तो यहाँ क्या होगा, जिनकी भी एज 47 से बड़ी है वो सारे यूजर्स हमारे लिए आ जाएंगे। इसे कर लेते हैं सेव एंड क्लियर एंड दोबारा से करेंगे रन। इस बार रन किया तो सारे के सारे यूजर्स प्रिंट होकर नहीं आएंगे। ये रहा हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल। उसके बाद हमारे लिए अब 3 ही यूजर आए हैं और तीनों यूजर्स की जब हम एज नोटिस करेंगे तो सबकी एज ग्रेटर देन 47 है। हमें ग्रेटर देन 48 चाहिए लेट्स सपोज। इसको कर लेते हैं सेव एंड क्लियर, दोबारा से रन। तो इस बार हमारे लिए सिंगल यूजर आएगा जिसकी एज ग्रेटर देन 48 है। तो इस तरीके से हम अपने डेटा के ऊपर कई सारी कंडीशंस हैं जिनको अप्लाई कर सकते हैं और फिर जो भी रिजल्ट आता है इस रिजल्ट को हम यूज कर सकते हैं इंडिविजुअल वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए। जैसे लेट्स सपोज हमारा जो रिजल्ट है अब ये एरे की फॉर्म में प्रिंट हो रहा है, हमें इसे एरे की फॉर्म में प्रिंट नहीं करवाना, हमें इसमें से 0th आइटम चाहिए। तो इसको कर लेते हैं सेव, स्टॉप एंड रीरन। तो इस बार हमारे लिए सिंगल ऑब्जेक्ट आ गई। अब सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर भी ये जो रिजल्ट ऑफ 0 आया है इसके अंदर भी हमें सिर्फ नेम ही चाहिए, हमें बाकी सारी डिटेल्स नहीं चाहिए। तो इसको कर लेते हैं स्टॉप, रीरन। तो अभी हमारे लिए सिर्फ नेम रिटर्न होकर आ जाएगा। तो जो भी डेटा हमारे पास डेटाबेस से रिटर्न होकर आ रहा है उसको अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फिल्टर आउट कर सकते हैं और उसमें से सिर्फ अपने काम की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये फायदा होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर बैठे बैठे अपने डेटाबेस के ऊपर क्वेरीज को रन कर पाने का। अब जैसे हमारे पास फाइंड के अंदर model.find होता है वैसे ही हमारे पास एक और मेथड होता है find1। find1 हमें एक सिंगल रिजल्ट रिटर्न करके देता है जिसके साथ भी हमारी कंडीशन मैच हो जाती है। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास कई सारे यूजर्स थे जिनकी एज ग्रेटर देन 47 थी। हमारे पास एग्जैक्टली 3 यूजर्स थे। इन सब के हम चाहें तो नाम भी प्रिंट करवा सकते हैं, क्लियर एंड रन। तो यहाँ हम 0th ही एक्सेस कर रहे थे, इसके लिए हम ये वाला पार्ट और पूरा का पूरा रिजल्ट प्रिंट करवाते हैं, क्लियर एंड रीरन। तो इस बार हमारे लिए 3 यूजर्स प्रिंट होकर आए जिन तीनों की एज ग्रेटर देन 47 है। बट लेट्स सपोज हमें तो एक ही यूजर चाहिए था। अब एक ही यूजर चाहिए तो उसके लिए हम अपने find1 मेथड को यूज कर सकते हैं। इसको कर लेंगे सेव, दोबारा से स्टॉप, क्लियर एंड रन। तो ये कनेक्शन सक्सेसफुल एंड हमारे लिए सिंगल यूजर इस बार आया है और ये सिंगल यूजर वही फर्स्ट यूजर है जिसके साथ हमारी ये जो बेसिक फिल्टर है, बेसिक कंडीशन है वो मैच हो जाती है। अब जनरली जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, ऐप बनाते हैं जिसके साथ हम डेटाबेस को यूज कर रहे हैं तो वहां पर फाइंड करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को हम जो पैरामीटर यूज करते हैं मैक्सिमम केसेस में वो पैरामीटर हमारे लिए हमारी आईडी होती है। तो यहाँ पर find1 के अंदर अगर हमें किसी स्पेसिफिक आईडी से अपने ऑब्जेक्ट को सर्च करना है, लेट्स सपोज हमारे जो ब्रूस वाला यूजर है इसे हम सर्च करना चाहते हैं तो इनकी आईडी को हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आईडी को कॉपी कर लिया एंड यहाँ पर हम आईडी के बेसिस पे सर्च करेंगे। हम लिखेंगे _ID कोलन एंड उसके बाद अपनी आईडी को कर देते हैं पेस्ट। तो ये जो आईडी है हमारी स्ट्रिंग टाइप की होने वाली है। तो find1 के अंदर ये हमने कंडीशन के अंदर ऐड कर दिया। इसे कर लेते हैं सेव एंड स्टॉप, क्लियर एंड री एग्जीक्यूट किया। तो इस बार हमारी आईडी के बेसिस पर हमारे लिए हमारा पूरा यूजर सर्च हो गया। तो आईडी को इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है क्वेरी के लिए कि हमारे पास स्पेसिफिक मेथड होता है आईडी के बेसिस पे सर्च करने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर जाएंगे तो एपीआईज के अंदर मॉडल में जो मेथड होता है आईडी से सर्च करने के लिए इसका नाम है model.findById। तो findById के अंदर पैरामीटर में हम अपनी आईडी पास करते हैं और ये भी हमें हमारा क्वेरी ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो यहाँ आ जाते हैं और इस बार हम लिखेंगे find1 की बजाय findById और इसके अंदर सिंपली हम अपनी आईडी की वैल्यू पास करेंगे। तो इसके अंदर हमें कोई फिल्टर पास नहीं करना, सिर्फ आईडी की वैल्यू पास करनी है, बाकी सारा कोड सेम रहेगा। एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि जब find_by_id लिखते हैं कई सारे स्टूडेंट्स बाय मिस्टेक इस बाय के बी को स्मॉल लिख देते हैं, लोअर केस में लिख देते हैं, उसके बाद एरर आता है। तो वो गलती हमें नहीं करनी। क्लियरली जो चीज़ जैसे दी हुई है उसको वैसे ही यूज़ करना है, वैसे ही एग्जीक्यूट करना है। तो एक कैपिटल बी यहाँ पे आ रहा होगा जो नॉर्मल हमारा कैमल केस का सिंटैक्स होता है। इसको कर लेते हैं सेव, स्टॉप, क्लियर एंड रीरन किया। तो इस बार आईडी से हमारे लिए पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो सर्च होकर आ गया।
तो हमने mongoose के अंदर फाइंड करने के लिए 3 मेथड्स पढ़े, एक था हमारा फाइंड, दूसरा था हमारा फाइंड वन एंड तीसरा था फाइंड बाय आईडी। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपडेट के बारे में। अब जब भी हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को अपडेट करना होता है तो उसके लिए हम 2 मेथड यूज कर सकते हैं। एक होता है हमारा मॉडल डॉट अपडेट वन, जिसमें अगर हम कोई भी फिल्टर, कोई भी कंडीशन पास करते हैं तो उस कंडीशन के बेसिस पर जो डॉक्यूमेंट मैच होता है उसमें से फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमारे लिए अपडेट हो जाएगा। और दूसरा होता है अपडेट मेनी, जिसमें जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स कंडीशन के साथ मैच करेंगे वो सारे के सारे अपडेट हो जाएंगे। तो इनके बारे में डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम जा सकते हैं, मॉडल के मेथड्स में जाएंगे और यहाँ पर इन्हें कर लेते हैं क्रॉस आउट। यहाँ पर सबसे पहला मेथड जिसकी हम बात करेंगे, सबसे पहला मेथड होगा मॉडल डॉट अपडेट वन एंड दूसरा होगा मॉडल डॉट अपडेट मेनी। अपडेट वन के अंदर हम कोई भी अपना फिल्टर पास करते हैं, जैसे हम नॉर्मली मोंगो शेल के अंदर करते थे। फिर हम अपनी अपडेट की कंडीशन पास करते हैं कि हम किस चीज़ को अपडेट करना चाह रहे हैं। उसके साथ हम चाहें तो कुछ एडिशनल ऑप्शंस को भी पास कर सकते हैं। और ये जो हमारा अपडेट मेथड होता है ये भी हमें रिटर्न करता है एक क्वेरी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी ये हमारी देनेबल ऑब्जेक्ट होती है, हम अपने देन वाले फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। VS कोड के अंदर आ जाते हैं और अब हम अपडेट करेंगे। लेट्स सपोज हमारी जो ब्रूस नाम से हमारा ये जो यूज़र है, इसकी एज को हम 47 से अपडेट करके 49 करना चाहते हैं। तो वो चीज़ करने के लिए हम इसे कर देते हैं कॉमेंट आउट फाइंड को एंड यहाँ पर आ जाते हैं। तो अपडेशन करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा यूज़र डॉट अपडेट वन। अपडेट वन के अंदर सबसे पहले हम अपना फिल्टर पास करेंगे। फिल्टर ये है कि जहाँ पर भी नेम की वैल्यू इक्वल हो जाए ब्रूस से, वहाँ पर हमें क्या करना है, अपडेट करना है कि हम अपनी एज को अपडेट करना चाहते हैं टू 49। एक चीज़ यहाँ नोटिस करनी है कि जैसे मोंगो शेल के अंदर जब भी अपडेट करना होता था तो अपडेट के अंदर हम सेट ऑपरेटर को यूज़ करते थे। यहाँ पे हमें सेट ऑपरेटर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिंपली हम अपनी फाइनल वैल्यू को लिख सकते हैं एंड इतना पार्ट हमारे लिए अपडेट कर देगा। अपडेट करने के बाद हम अपना डॉट देन वाला फंक्शन यहाँ एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को हम करवा देंगे कंसोल डॉट लॉग एंड साथ में अगर कोई भी एरर आ जाता है तो उसे कैच करने के लिए हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग एरर। इसे कर लेते हैं सेव। तो इस तरीके का कुछ हमारा सिंटैक्स रहेगा कि यूज़र के लिए हम अपडेट वन को कॉल लगा रहे हैं, ये हमारा कंडीशन है, ये हमारी फिल्टर है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं और ये हमारा फाइनल अपडेशन है। तो इसे कर लेते हैं सेव, इसे कर लेंगे क्लोज, क्लियर एंड दोबारा से। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे पास रिजल्ट आया यानी ये स्टेटमेंट हमारे लिए एग्जीक्यूट हो गई और रिजल्ट के अंदर क्या प्रिंट हुआ, रिजल्ट के अंदर प्रिंट हुआ है एक्नॉलेज ट्रू मॉडिफाइड काउंट, यानी कितने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट किया, एक डॉक्यूमेंट को अपडेट किया गया है। तो डॉक्यूमेंट को जिसको अपडेट किया है जाके हम चेक भी कर सकते हैं, क्लियर कर लेंगे और सारे जब हम डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे तो इसके अंदर जो ब्रूस वाला डॉक्यूमेंट है उसके लिए अब एज की वैल्यू हो गई है 49 के इक्वल। तो जैसे यहाँ पर ये अपडेट वन हुआ वैसे हम अपडेट मेनी भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज अपडेट मेनी करने के लिए हमने ये कंडीशन डाली है कि जहाँ पर भी हमारे एज की वैल्यू ग्रेटर देन 49 है, या इसे ग्रेटर देन हम 48 कह सकते हैं, जहाँ पर भी एज की वैल्यू ग्रेटर देन 48 है तो यहाँ ऑपरेटर लगा देते हैं ग्रेटर देन 48 का। तो ये कंडीशन होगी जहाँ भी एज की वैल्यू ग्रेटर देन 48 है वहाँ पर हम एज की वैल्यू को लेट्स से 55 करना चाहते हैं। तो जिसकी भी एज ग्रेटर देन 48 है उसकी एज ऑटोमेटिकली 55 हो जाएगी। तो इसे कर लेते हैं क्लोज, क्लियर एंड रीरन। तो इस बार कितने डॉक्यूमेंट्स को चेंज किया, इस बार 2 डॉक्यूमेंट्स को चेंज किया। जब अपने डेटाबेस के अंदर जाएंगे तो डेटाबेस के अंदर ये वाला हमारा डॉक्यूमेंट था टोनी जिसकी एज पहले 50 थी, अब इनकी एज 55 हो गई एंड ये सेकंड ब्रूस जिनकी एज 49 थी, अब इनकी एज 55 हो गई। तो जिस भी किसी की यूज़र की एज 48 थी अब उन सब की एज ऑटोमेटिकली अपडेट होकर 55 हो गई है। तो एक साथ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपडेशंस हो गया। एक चीज़ हमने यहाँ पे नोटिस की होगी कि जब भी हमने अपडेट मेनी को यूज़ किया है या हमने अपडेट वन को यूज़ किया है, ये रिजल्ट के अंदर हमें कुछ इस तरीके की ऑब्जेक्ट देते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा मेटा डेटा है यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। पर अगर हमें अपडेशन के साथ अपडेटेड वैल्यू चाहिए हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम अपडेट करने के लिए 2 और मेथड्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं जो सेम सा ही काम करेंगे। तो इन मेथड्स के नाम है फाइंड वन एंड अपडेट एंड फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो जो हमारा फाइंड वन मेथड होता है और जो हमारा फाइंड बाय आईडी मेथड होता है, इन्हीं का एक लेवल अप है कि सबसे पहले तो उस डॉक्यूमेंट को फाइंड करो फिर उसके अंदर अपडेशंस कर दो। वैसे ही डॉक्यूमेंट को आईडी के बेसिस पे फाइंड करो फिर उसके अंदर अपडेशंस कर दो। तो इन मेथड को जाके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा फाइंड वन
एंड अपडेट नाम का ये मेथड है। इस मेथड के अंदर हम अपनी कंडीशंस पास करते हैं जो हम पहले ही पास कर रहे थे, हम अपना अपडेशंस पास करते हैं, साथ में हम कुछ ऑप्शंस पास कर सकते हैं और ये भी हमें रिटर्न करता है अपनी क्वेरी ऑब्जेक्ट। तो इसे यूज़ करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। VS कोड के अंदर आ जाते हैं तो इस बार यहाँ पर अपडेट मैनी की जगह हम एक वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर लेट्स सपोज वी वांट टू अपडेट ब्रूस, तो नेम के लिए हम पास कर सकते हैं ब्रूस एंड एज के लिए हम पास करने वाले हैं लेट्स कॉल इट 35। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाइंड वन एंड अपडेट। तो ये हमारे लिए एक यूज़र को फाइंड करेगा और उसे अपडेट कर देगा। कौन से यूज़र को फाइंड करेगा? जिसका नेम ब्रूस के साथ मैच होता है, और उसके एज को अपडेट कर देंगे एज 35। इसे एक बार करते हैं सेव, इसे करेंगे स्टॉप एंड दोबारा से रीरन। तो इस बार हमारे लिए इस तरीके का डेटा प्रिंट नहीं हुआ, इस बार हमारे लिए एक्चुअल ब्रूस वाला जो डॉक्यूमेंट है, जो यूजर है, उसकी वैल्यू प्रिंट हुई है। तो इस यूजर को फाइंड किया गया है और इसकी एज को अपडेट किया गया है। अपडेट करके क्या किया? 35 किया। तो यहाँ पर तो एज हमारी पुरानी प्रिंट हो रही है, पर जब हम डेटाबेस के अंदर जाएंगे यानी मोंगो शेल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ब्रूस की जो एज है वो अपडेट होकर हो गई है 35। तो यहाँ पर ये जो एज, ये जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, ये हमारा पुराना डॉक्यूमेंट है, क्योंकि फाइंड वन एंड अपडेट क्या करता है? पहले फाइंड करता है, उसे प्रिंट करवाता है, फिर उसे अपडेट करता है। तो ये जो प्रिंट करवा रहा है ये बेसिकली पुरानी चीज़ है जो अभी अपडेट नहीं हुई। अगर हमें अपडेटेड चीज़ को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम इसके ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारा फाइंड वन एंड अपडेट वाला मेथड होता है, इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस के अंदर एक हमारा स्पेसिफिक ऑप्शन होता है जिसका नाम है न्यू। न्यू की वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है, यानी यहाँ पर जैसे हमने अपनी अपडेट पास किया है, जैसे हमने अपनी कंडीशन पास की है, वैसे ही हम एक और की वैल्यू पेयर पास कर सकते हैं जिसके अंदर हम अपने ऑप्शंस भेजते हैं। ऑप्शन के अंदर हमारे पास एक न्यू नाम का ऑप्शन होता है जो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। हमें क्या करना है? बस इसकी फॉल्स की वैल्यू को रीसेट करके ट्रू कर देना है। तो न्यू क्या करता है? न्यू की वैल्यू अगर ट्रू पे सेट हो जाए तो इट रिटर्न्स द मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट रादर देन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो मॉडिफिकेशन के बाद जो डॉक्यूमेंट होगा फिर ये वो रिटर्न करेगा। तो इसे कर लेते हैं सेव एंड इसे कर लेते हैं क्लियर। इस बार हम एज को अपडेट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज टू 42। इसको कर लेते हैं सेव एंड दोबारा से एग्जीक्यूट किया। तो इस बार हमारी एज क्या है? 42 के इक्वल आई है, जो हमारी नई और अपडेटेड वैल्यू है। सेम डेटाबेस के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। तो इस बार ब्रूस की जो एज है दैट इज इक्वल टू 42। तो इस तरीके से हमारा जो फाइंड वन एंड अपडेट है वो काम करता है, एंड सेम तरीके से फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट भी काम करता है। तो यहाँ पे एक बार पॉज करना है और फाइंड बाय इस फाइंड वन को फाइंड बाय आईडी से रिप्लेस करना है, और ये जो एज है इसको आप किसी भी वैल्यू के साथ चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम देख पाएंगे कोई डिफिकल्टी नहीं है। दिस इज अ वेरी इजी फंक्शन टू स्टार्ट विद। तो एक बार खुद से इस मेथड को ट्राई करके देखना है, लिख के देखना है कि रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है क्या। कुछ नहीं करना, बस इस वाले फंक्शन से इस दूसरे वाले फंक्शन को रिप्लेस कर देना है। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, सारा रिजल्ट सेम रहेगा। हमारे पास वही सेम क्वेरी ऑब्जेक्ट है जो रिटर्न होने वाली है, वही देनेबल चीज़ें हैं जो हम करने वाले हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कैसे मोंगूस की हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, एक है हमारा डिलीट वन मेथड और एक है हमारा डिलीट मैनी मेथड। इन दोनों मेथड्स को डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आके ये सबसे पहले हमारा डिलीट वन मेथड आएगा, फिर हमारा डिलीट मैनी। डिलीट वन के अंदर हम सबसे पहले तो अपनी कंडीशन पास करते हैं कि किस कंडीशन के बेसिस पर हम डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं। उसके बाद हम चाहें तो अपने कुछ ऑप्शंस पास कर सकते हैं और ये भी हमें अपनी क्वेरी ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करके देगा। तो डिलीट करने के लिए लेट्स सपोज हमारा जो ब्रूस वाला यूज़र था उसे हम डिलीट करना चाहते हैं। तो ये अपडेट की क्वेरी यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ लिखेंगे हम यूज़र डॉट डिलीट वन। डिलीट वन के अंदर अपना कुछ फिल्टर पास करेंगे कि जो हमारी नेम की वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू ब्रूस। तो हमारा जो भी यूज़र होगा वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद डॉट देन करके जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम प्रिंट करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। इसको कर लेते हैं सेव। एरर आएगा तो एरर के लिए भी हम सेम ब्लॉक बना सकते हैं। तो यहाँ से इसे करेंगे एग्जीक्यूट किया तो यहाँ आया एक्नॉलेज ट्रू डिलीटेड काउंट 1, यानी एक यूज़र को इसने डिलीट कर दिया है। वेरीफाई करने के लिए मोंगो शेल के अंदर जाएंगे और यहाँ हम देख सकते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ 4 ही यूजर्स हैं, एडम, ईव, टोनी एंड पीटर। तो हमारा जो ब्रूस वाला यूज़र था वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस से डिलीट हो गया। जैसे हमारे पास डिलीट वन होता है वैसे ही हमारे पास डिलीट मैनी होता है। तो मल्टीपल को डिलीट करने के लिए हम कंडीशन पास कर सकते हैं कि जिनकी भी एज 48 है वो दोनों यूजर्स डिलीट हो जाएं। तो उसके लिए कंडीशन में हम यहाँ लिख सकते हैं एज इज इक्वल टू 48। इसको कर लेते हैं सेव एंड रीरन।
तो इस बार एक्नॉलेज ट्रू, डिलीटेड काउंट 2, यानी 2 यूजर्स डिलीट हो गए। कैसे वेरीफाई करेंगे, क्लियर कर लेते हैं। एंड इस बार यूजर्स को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास 2 ही यूजर्स प्रिंट होकर आएंगे, एक है पीटर एंड एक है टोनी। तो इस तरीके से हमारा डिलीट मेनी वाला मेथड जो है वो काम करता है। अब ये जो दोनों मेथड्स हैं इनके अंदर भी वही सेम प्रॉब्लम है जो हमारे अपडेट वाले मेथड्स के अंदर थी कि ये हमें इस तरीके से काउंट दिखा रहे हैं, बट एक्चुअली क्या डिलीट हुआ है वो हमारे लिए प्रिंट नहीं करवा रहे। तो क्या डिलीट हुआ है उसे प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास 2 और स्पेशल मेथड्स होते हैं जो होते हैं फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट एंड फाइंड वन एंड डिलीट। तो इन्हें आपको खुद से ट्राई करना है, बिल्कुल सेम सिंटैक्स होने वाला है। इनमें से एक काम करते हैं कि ये जो फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट है इसको मैं आपको करके दिखा देती हूँ, फिर आपको पॉज करना है और ये जो मेथड है इसको एक बार खुद से ट्राई करके देखना है, खुद से एग्जीक्यूट करके देखना है, बिल्कुल सेम तरीका होने वाला है। तो फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट करने के लिए हम सिंपली डिलीट मेनी को रिप्लेस कर देंगे फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट से। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी कोई बड़ा फंक्शन का नाम होता है उसमें अपर केस लोअर केस का ज़रूर ध्यान रखना है। एक कंडीशन हम पास कर देते हैं, हमें आईडी पास करनी है बेसिकली यहाँ पे, तो हम पीटर को डिलीट करने वाले हैं। तो इसे कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पे हम अपनी आईडी पास करेंगे। ये हमने आईडी पास कर दी, इसको कर लेते हैं सेव एंड क्लियर। नोड इंडेक्स डॉट जेएस करेंगे तो हमारे लिए प्रिंट हो गया हमारा पीटर वाला पूरा का पूरा यूजर, और ये यूजर यहाँ पे तो प्रिंट हो गया बट ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुका है डेटाबेस से। डेटाबेस के अंदर जाके चेक करेंगे तो इस बार एक सिंगल यूजर हमारे लिए आएगा विच इज इक्वल टू टोनी। तो ये वाला जो यूजर था जाके डिलीट हो गया, बट जाते जाते इस यूजर की हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो आ गई। तो इन केस मान लो जो भी यूजर हमने डिलीट किया है उसकी जाते जाते हम ईमेल आईडी कंफर्म करवाना चाहते हैं कि जिस भी यूजर को आपने डिलीट किया उसकी ये ईमेल आईडी थी। तो इस तरीके के हम कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर अपने बैकएंड के साथ। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जिस भी डेटा को हम डिलीट कर रहे हैं वो डेटा एक बार हमारे पास हो, तो वो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ दिस रिजल्ट। तो इस तरीके से मोंगूज की हेल्प से हम अपने क्रड ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। क्रड यानी क्रिएट जिसमें इंसर्ट आ जाता है, रीड जिसका मतलब है फाइंड क्वेरी, उसके साथ में अपडेट एंड डिलीट। तो ये हमारे 4 बेसिक ऑपरेशंस है जिनको हमने मोंगो शेल से देख लिया और जिनको अब हमने मोंगूज से देख लिया विद प्लेन जावास्क्रिप्ट, और इनको बाद में हम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एन एक्सप्रेस ऐप। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्कीमा वैलिडेशंस के बारे में। स्कीमा वैलिडेशंस को समझने के लिए पहले हम एसक्यूएल स्कीमा के बारे में बात करते हैं। एसक्यूएल स्कीमा के अंदर हमें पता है स्कीमा क्या होता है। स्कीमा होते हैं हमारे कॉलम्स, और कॉलम्स के लिए हम एसक्यूएल में 3 चीज़ें डिफाइन करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम डिफाइन करते हैं वो हमारे कॉलम का नाम होता था। उसके बाद हम अपने कॉलम का डेटा टाइप लिखते थे, एंड डेटा टाइप के साथ हम कई सारे कंस्ट्रेंट्स थे जो अपने एसक्यूएल के स्कीमा के लिए डिफाइन करते थे। यानी हर एक कॉलम पर या तो हम कोई यूनिक की कंडीशन लगा देते थे या नॉट नल की कंडीशन लगा देते थे, या फिर हम कोई डिफॉल्ट वैल्यू उसके लिए सेट कर देते थे, प्राइमरी की जैसा कंस्ट्रेंट हो गया। तो इस तरीके से कई सारे कंस्ट्रेंट्स होते थे। यहाँ पर स्कीमा वैलिडेशन का बेसिक मतलब है कि स्कीमा के अंदर हम कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा रहे हैं, कुछ और रूल्स सेट कर रहे हैं। जिस तरीके से हम एसक्यूएल के स्कीमा में कंस्ट्रेंट्स लगाते थे वैसे ही रूल्स हम अपने इस स्कीमा के अंदर भी लगा सकते हैं जो हम मोंगोडीबी के अंदर यूज करते हैं। तो बेसिकली स्कीमा वैलिडेशन का मतलब जब हम स्कीमा के ऊपर रूल्स की बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने स्कीमा के अंदर क्या क्या डिफाइन किया है, इस तरीके से हमने अपना यूजर स्कीमा डिफाइन किया था। अभी तक स्कीमा में हमने अपना नाम लिखा है कि हम कौन से फील्ड को स्टोर कराना चाहते हैं, कौन से की वैल्यू पेयर को स्टोर कराना चाहते हैं, साथ में हमने उसका डेटा टाइप लिखा है। ये जो डेटा टाइप होता है ये भी एक्चुअल में एक कंस्ट्रेंट ही होता है। कंस्ट्रेंट क्या होता है? कंस्ट्रेंट होता है हमारे पास लिमिट या कोई रूल, और अगर हम किसी भी फील्ड के ऊपर किसी भी की के ऊपर रूल लगा रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज जा सकती हैं, बूलियन वैल्यूज नहीं स्टोर कर सकते, तो वो भी एक तरीके का रूल है। तो ये जो हमारा डेटा टाइप होता है ये भी हमारे स्कीमा वैलिडेशन का ही पार्ट है, यानी ये भी एक रूल है। और इसको और डिटेल में समझने के लिए हम एक नए डेटाबेस का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमें Amazon की वेबसाइट बनानी है। अब Amazon की वेबसाइट के ऊपर कई सारे प्रोडक्ट्स बिल्ड होते होंगे, तो हम Amazon की वेबसाइट के लिए Amazon नाम का एक डेटाबेस बनाएंगे। अब हो सकता है Amazon के ऊपर हमारी बुक्स भी सेल होती हैं, तो Amazon के ऊपर हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी सेल होते हैं। इसके अलावा हम चाहें तो Amazon के ऊपर अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट तरीके के हमारे आइटम्स होते हैं। बुक्स के अंदर हमारी मल्टीपल बुक्स हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर मल्टीपल आइटम्स लिख सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर मल्टीपल ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं। अब इसमें से एक एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं अपना बुक्स वाला। अब ये जो बुक्स है, सारी की सारी बुक्स जो हमारे Amazon डेटाबेस के अंदर स्टोर होती हैं, उन बुक्स के लिए हम एक कलेक्शन बना सकते हैं। और इस कलेक्शन को हम क्या नाम दे सकते हैं? इस कलेक्शन को हम बुक नाम दे सकते हैं। और बुक कलेक्शन के अंदर जो हम इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट स्टोर कराएंगे वो इंडिविजुअल बुक्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। तो इस तरीके से अपने मोंगो फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं books.js।
तो इसके अंदर अपनी Amazon बुक्स से रिलेटेड हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रखेंगे। अब books.js के अंदर ये सारा जो कोड है ये हम कॉपी कर लेते हैं कि mongoose को हम रिक्वायर करेंगे, उसके बाद अपने डेटाबेस के साथ हम कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। इतना पार्ट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे, यहाँ हम एक नया ही डेटाबेस यूज करेंगे जिसका नाम है Amazon। तो Amazon के डेटाबेस के अंदर हम बुक वाला कलेक्शन फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर हम इंडिविजुअल बुक्स का डेटा स्टोर कराएंगे। इसको कर लेते हैं अभी के लिए सेव किया, यहाँ से रन करेंगे नोड books.js, एंटर किया, कनेक्शन इज सक्सेसफुल। और अभी अगर हम जाकर देखेंगे यहाँ पर अगर हम करें शो DBs तो अभी हमारे पास सिर्फ अपना टेस्ट डेटाबेस है जिसको हमने पहले क्रिएट किया था। अभी हमारा Amazon वाला डेटाबेस फाइनल नहीं हुआ है। Amazon कब बनेगा फाइनल, कब शो होगा डेटाबेस इसके अंदर, जब इसके अंदर कोई नया कलेक्शन फॉर्म होगा या फिर उसके अंदर हम डेटा को इंसर्ट कर रहे होंगे। तो नया कलेक्शन फॉर्म करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, स्कीमा डिफाइन करना पड़ता है। तो हम अपनी बुक्स के लिए स्कीमा डिफाइन करेंगे। लेट्स सपोज बुक्स के लिए हम जो अलग अलग डेटा स्टोर कराना चाहते हैं उसमें सबसे पहले तो हमारे बुक का टाइटल ही हो जाएगा। तो अगर ये हमारा बुक का हम एक मॉडल बना रहे हैं, उसका स्कीमा बना रहे हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम स्टोर कराएंगे वो बुक का टाइटल होने वाला है। उसके बाद हम बुक का जो भी ऑथर है उनका नाम स्टोर करवाएंगे। एंड तीसरा हम हर एक इंडिविजुअल बुक का प्राइस स्टोर करवा सकते हैं। तो जो हमारा टाइटल होगा ये तो स्ट्रिंग हो सकती है, जो हमारे ऑथर का नाम होगा ये भी एक स्ट्रिंग हो सकती है, और प्राइस क्या होगा, प्राइस हमारे लिए एक नंबर होगा। अब एक तो तरीका है इन्हें नॉर्मली डिफाइन करने का, जैसे यहाँ पर हम लिख दें कॉन्स्ट बुक स्कीमा इस तरीके से, और इसे लिख दें mongoose.schema, और इसके अंदर हम अपना पूरा स्कीमा डिफाइन कर दें। तो यहाँ लिख देते हैं न्यू और mongoose.schema के अंदर कर्ली ब्रेसेस में हम अपना स्कीमा डिफाइन करते हैं। एक तरीका है कि सबसे पहले बुक के टाइटल को हम बता दें कि ये हमारा स्ट्रिंग टाइटल होना चाहिए। ऑथर के लिए लिख दें कि ऑथर का जो नाम है वो भी हमारे लिए एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, एंड साथ के साथ जो हमारा प्राइस है वो हमारे लिए एक नंबर होना चाहिए। एक तो तरीका है अपने स्कीमा को इस तरीके से डिफाइन करने का, पर इसमें हमने ऑलरेडी बात की है कि ये जो स्ट्रिंग है या फिर ये जो स्ट्रिंग है या ये जो नंबर है ये है तो डेटा टाइप्स, बट ये भी एक तरीके के वैलिडेशंस ही है। एक्चुअली ये जो चीज़ हम लिखते आ रहे हैं ये एक शॉर्ट फॉर्म होती है। अगर हमें ढंग से थोड़े अच्छे तरीके से अपने रूल्स डिफाइन करने हैं, कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करने हैं, तो उसको डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि हम लिखते हैं अपने फील्ड का नाम, जैसे टाइटल हो गया, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस बता सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स बता सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला कंस्ट्रेंट हमारा टाइप का कंस्ट्रेंट होता है कि हम डिफाइन करते हैं टाइप हमारा स्ट्रिंग होना चाहिए इस तरीके से। अब इस तरीके से टाइप स्ट्रिंग लिखना और इस तरीके से टाइप स्ट्रिंग लिखना दोनों एकदम बराबर हैं, बस ये तरीका हम तब जनरली यूज करते हैं जब हमारे पास काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, यानी एक से ज़्यादा, और ये वाला तरीका हम तब यूज करते हैं जब डेटा टाइप के अलावा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो अगर हम इस तरीके से चेंज करना स्टार्ट करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं दोबारा से टाइप हो गया हमारे पास स्ट्रिंग, एंड इसके लिए भी हम लिख सकते हैं टाइप इज इक्वल टू नंबर। तो इसे कर लेंगे सेव। इतना पार्ट अगर हम रखते हैं तो ये भी हमारा वैलिड सिंटैक्स है। इनफैक्ट यही हमारा ट्रू सिंटैक्स है। जब हम इस तरीके से अपने स्कीमा को डिफाइन कर रहे थे तो वो हम शॉर्ट फॉर्म की फॉर्म में अपनी स्कीमा को डिफाइन कर रहे थे। अब एक बार अपनी डॉक्यूमेंटेशन पर आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर गाइड्स के अंदर हमारे पास स्कीमा टाइप्स वाला पेज है। स्कीमा टाइप वाले पेज के अंदर स्कीमा से रिलेटेड या स्कीमा टाइप से रिलेटेड कई सारी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी हमने पढ़ ली कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, और इन्हें डिफाइन करने का हमने तरीका भी देख लिया। तो हमारी एक टाइप की होती है विच इज़ अ स्पेशल प्रॉपर्टी इन mongoose स्कीमास। तो इस तरीके से हम किसी भी फील्ड के लिए उसका टाइप डिफाइन कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारे टाइप्स। उसके अलावा हमारे पास कई सारी कंडीशंस होती हैं जिनको हम स्कीमा टाइप ऑप्शंस कहते हैं। स्कीमा टाइप्स ऑप्शंस के अंदर हम कई सारे ऑप्शन डिफाइन कर सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज अगर हमारा कोई स्ट्रिंग टाइप है तो वो हमेशा लोअर केस में ही कन्वर्ट होना चाहिए, या उसके अंदर एक मिनिमम लेंथ या मैक्सिमम लेंथ की कंडीशन हम सेट करना चाहें। तो इस तरीके की काफ़ी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। जैसे हम यूनिक सेट कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को, हम चाहें तो किसी भी स्कीमा टाइप को रिक्वायर्ड सेट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड कहने का मतलब है जो हमारा MongoDB के अंदर रिक्वायर्ड होता है इट इज इक्वल टू SQL का नॉट नल। SQL में नॉट नल का क्या मतलब होता था? SQL में नॉट नल का मतलब होता था कि ये वाला जो कॉलम है इसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। वैसा ही यहाँ पे रिक्वायर्ड का रोल होता है। रिक्वायर्ड कहने का मतलब है कि जिस भी की को हमने रिक्वायर्ड कर दिया उसकी वैल्यू हमें हमेशा पास करनी ही करनी पड़ेगी। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे आते हैं VS कोड के अंदर और हम चाहते हैं जितनी भी हमारी बुक्स हैं सबका टाइटल तो होना ही चाहिए। चलो ये हो सकता है कुछ बुक्स के हमें ऑथर ना पता हो, उनका प्राइस ना पता हो, पर टाइटल तो सारी बुक्स का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम रिक्वायर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उसे सेट कर सकते हैं टू ट्रू।
इसका मतलब होगा कि हमेशा टाइटल की वैल्यू अवेलेबल होगी ही होगी। एक बार इसको सेव करते हैं एंड स्टॉप करके दोबारा से री एग्जीक्यूट करेंगे तो कनेक्शन सक्सेसफुल, और ये जो हमारा बुक स्कीमा है ये अभी हमारे लिए अवेलेबल हो रहा होगा, और ये जो हमारा बुक स्कीमा है ये हमारे लिए अभी अवेलेबल हो गया होगा। इसके अंदर सबसे पहले तो इसके नाम का एक मॉडल क्रिएट करते हैं। तो कॉन्स्ट बुक इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। मॉडल के अंदर सबसे पहले पास करेंगे हम जो भी नाम अपने मॉडल का रखना चाहते हैं। हमने बुक नाम रखा है तो कलेक्शन का नाम ऑटोमेटिकली बुक्स हो जाएगा, और यहाँ हम पास करेंगे अपना बुक स्कीमा। इसे कर लेते हैं सेव। इतनी लाइन रन करने से हमारा कलेक्शन फॉर्म हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। तो क्लियर एंड रन। कलेक्शन ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। वेरीफाई करने के लिए मोंगो शेल के अंदर जाएंगे और शो डीबीज करेंगे। तो इस बार हमारे पास अमेजॉन नाम का डेटाबेस है। अगर हम अमेजॉन के अंदर चले जाते हैं, यूज़ अमेजॉन, और इसके अंदर करते हैं शो कलेक्शंस। शो कलेक्शंस किया तो अभी हमारे पास बुक्स नाम का एक कलेक्शन फॉर्म होकर आ गया। अब इस बुक के अंदर हम अपना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। डेटा इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले अपनी बुक 1 क्रिएट करते हैं। तो लेट बुक 1 इज इक्वल टू न्यू बुक। इसके अंदर हम बुक का जो टाइटल है, लेट्स कीप द टाइटल एज RD शर्मा, इसका टाइटल रखते हैं। एंड इसका जो ऑथर है या इसका टाइटल जो है इसको रखते हैं मैथमेटिक्स क्लास 12th, और इसके जो ऑथर है उनको RD शर्मा रखते हैं। प्राइस जो है बुक का लेट्स कीप इट 1200। तो इस तरीके से अगर हम इस बुक 1 को लें और इस बुक 1 को सेव करवाने की कोशिश करें तो उसके ऊपर प्रॉमिस रिटर्न होगा, तो देन हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कुछ रिजल्ट आएगा, हम console.log करवा देंगे अपने रिजल्ट को, नहीं तो हम कैच कर लेंगे अपने एरर को। कैच कर लिया, एरर आ गया। एरर को भी चाहे तो हम प्रिंट करवा सकते हैं console.log एरर सेव। तो इस तरीके से हम अपनी बुक 1 को सेव करवा सकते हैं। तो इस बुक 1 के अंदर हमने तीनों चीज़ें दी हैं। हमने टाइटल भी दिया है, हमने ऑथर भी दिया है, हमने अपना प्राइस भी दिया है, और सारी वैलिडेशंस को हम फॉलो कर रहे हैं, सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। इसे क्लियर कर लेते हैं दोबारा से। तो इस बार क्या हुआ, कनेक्शन सक्सेसफुल, और हमारा ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये सेव हो गया, यानी ये बुक हमारे डेटाबेस के अंदर सेव हो गई। हम चाहें तो कर सकते हैं db.books.findAll। फाइंड ऑल किया तो हमारे पास ये बुक रिटर्न होकर आ गई डेटाबेस के अंदर से। अब अगर कल को हम कोई और बुक सेव करवाना चाहें, लेट्स सपोज हम इसी बुक को दोबारा से सेव करवाना चाहते हैं, RD शर्मा की बुक, पर इस बार हम टाइटल यहाँ से मिस कर देते हैं। टाइटल हमने यहाँ से मिस कर दिया बुक का, पर टाइटल तो क्या है, टाइटल तो एक रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो टाइटल अगर मिस होगा तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, क्लियर करके री एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस बार टाइटल मिस किया तो हमारे पास मैसेज में आया बुक वैलिडेशन फेल्ड। वैलिडेशन फेल्ड का मतलब होता है कि स्कीमा के अंदर हमने कुछ रूल्स डिफाइन किए थे, जिन रूल्स को हम फॉलो नहीं कर पाए, इसीलिए वैलिडेशन फेल हो गई। यहाँ पे हमें पता भी चलता है किस किस तरीके की वैलिडेशन फेल है। जैसे हमारे पास एरर्स के अंदर यहाँ वैलिडेशन एरर आता है, पाथ टाइटल इज रिक्वायर्ड, यानी जो हमारा टाइटल वाला फील्ड था वो रिक्वायर्ड था और उसे हमने एंटर नहीं किया, इसीलिए हमारा वैलिडेशन फेल हो गया। यहाँ पर भी ऊपर आ रहा है एरर, बुक वैलिडेशन फेल्ड, टाइटल पाथ टाइटल इज रिक्वायर्ड। तो ये हमारे एक वैलिडेशन फेल्ड आ गया, इसको Ctrl+Z कर लेते हैं। टाइटल के अंदर लेट्स सपोज अब हम अपनी 9th की बुक या 8th की बुक स्टोर कराना चाहते हैं। अब इसके अंदर हम ऑथर का नाम स्किप कर देते हैं। लेट्स सपोज हमने ऑथर का नाम स्किप कर दिया, सेव कर लेंगे। इस बार भी क्या हमारे पास वैलिडेशन फेल्ड आएगा? इस बार वैलिडेशन फेल्ड नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑथर के नाम पे सिर्फ हमने डेटा टाइप डिफाइन किया है, उसके अंदर हम चाहें तो वैल्यू को स्किप कर सकते हैं। वैल्यू को स्किप करके देखा तो ये क्या हुआ, कनेक्शन सक्सेसफुल, और हमारा ये बुक क्रिएट हो गई। दोबारा से फाइंड करेंगे तो इस बार डेटाबेस के अंदर 2 बुक्स हैं, एक क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक क्लास 8 की मैथमेटिक्स। तो इसीलिए जिस फील्ड के ऊपर हमने जो कंस्ट्रेंट डिफाइन किया है वो इसी फील्ड के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब लेट्स सपोज हम कल को एक और बुक डिफाइन करते हैं। ये हमारी बुक 1 हो गई, जिसका हम टाइटल रख देते हैं हाउ टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये बुक का नाम है। एंड साथ में हम ऑथर का नाम रख देते हैं हार्पर ली, एंड बुक का हम प्राइस रख देते हैं। पर बुक के प्राइस की जगह इस बार हम ABC ऐड कर देते हैं। ABCD हमने ऐड कर दिया प्राइस की जगह। इवन दो प्राइस के अंदर हमने टाइप नंबर लिखा है, पर हमने यहाँ ABCD ऐड कर दिया। अब एक बार चेक करते हैं क्या होगा। इसे करते हैं क्लियर किया, रीरन करेंगे तो इस बार भी क्या हुआ, वैलिडेशन फेल्ड हुआ। तो यहाँ आ रहा है बुक वैलिडेशन फेल्ड। क्या रीजन है बुक वैलिडेशन फेल्ड का? ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो हमें रीजन दिखाई दे जाएगा। ये रहा हमारे पास एरर कि कास्ट एरर हमारे पास आया है।
कास्ट एरर मतलब कास्टिंग एरर होते हैं कि एक टाइप को दूसरे टाइप से कन्वर्ट करना। कास्ट टू नंबर फेल्ड फॉर वैल्यू ABCD। एक्चुअली जब भी किसी भी फील्ड को हम नंबर सेट करते हैं उसका टाइप, तो क्या होता है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कुछ भी वैल्यू भेज सकते हैं। हम चाहें तो स्ट्रिंग भी भेज सकते हैं, हम चाहे तो नंबर भी भेज सकते हैं, हम चाहे तो बूलियन भी भेज सकते हैं। पर इंटरनली मोंगूज के थ्रू MongoDB में जब वो वैल्यू सेव हो रही होती है, तो यहाँ पर हम जो भी वैल्यू भेजें वो एक नंबर के अंदर कन्वर्ट होगी। तो कंस्ट्रेंट में जब हम टाइप वाला कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि अगर हम चाहें तो यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग वैल्यू भी भेज सकते हैं, पर वो स्ट्रिंग वैल्यू जब डेटाबेस के अंदर जाकर स्टोर हो तब वो एक नंबर में कन्वर्ट हो पाए, पास हो पाए। या इसके लिए हम जो टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं कि एक टाइप से दूसरे टाइप के अंदर कन्वर्ट करना, उसको हम या तो पार्सिंग कहते हैं, पार्स कहते हैं, या हम उसको कास्टिंग कहते हैं, कास्ट कहते हैं। इसका मतलब होता है एक टाइप से दूसरे टाइप में कुछ चीज कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग भेजी है ABCD, वो हमारे नंबर टाइप के अंदर कन्वर्ट ही नहीं हो पा रही। पर इंटरेस्टिंगली, एक बार इसे क्लियर करते हैं, इंटरेस्टिंगली अगर यहाँ पर ABCD की जगह हमने 299 भेज दिया होता, स्ट्रिंग में ही 299 भेज रहे हैं, दोबारा से रन करेंगे तो इस बार क्या हुआ, इस बार हमारे लिए सक्सेसफुल हो गया ऑपरेशन। और प्राइस क्या लिखा रहा है, प्राइस 299 आ रहा है। हम जब अपने डेटाबेस के अंदर जाके चेक करेंगे तो इस बार ये वाली बुक हमारे लिए सेव हो गई है और इसका प्राइस भी नंबर के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो इसका मतलब है वैलिडेशन में टाइप का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ हमें सिर्फ नंबर ही भेजना है, स्ट्रिंग भेजेंगे तो एरर आ जाएगा। नहीं, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ हम जो भी वैल्यू भेजें वो इवेंचुअली डेटाबेस के अंदर जब स्टोर होने जा रही है तो एक नंबर के अंदर कन्वर्ट हो पाए, पार्स हो पाए, कास्ट हो पाए। वो चीज़ अगर नहीं हो पाई तो हमारे पास एरर आएगा। नहीं तो अगर हम नंबर ही भेजना चाहते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग की फॉर्म में चाहें तो भेज सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे बेसिक वैलिडेशन, स्पेशली टाइप वाले वैलिडेशन काम करते हैं MongoDB के अंदर। अब नेक्स्ट हम थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं अपने स्कीमा वैलिडेशंस के अंदर स्कीमा टाइप ऑप्शंस के बारे में। जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमने स्कीमा टाइप ऑप्शंस देखे थे, यानी यहाँ से जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो यू कैन डिक्लेयर अ स्कीमा टाइप यूजिंग द टाइप डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली हम टाइप के साथ अपना टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। पर साथ के साथ हर एक फील्ड में हम ये डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड को हमने ऑलरेडी देख लिया, रिक्वायर्ड का क्या मतलब होता है। अगर हमें किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी फील्ड के लिए कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी होती है तो उसके लिए हम डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हर जो बुक है उसके पास अपना एक ऑप्शन होगा कि उस बुक के पास कोई डिस्काउंट है या नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट का जो टाइप होगा, हम नंबर्स की फॉर्म में डिस्काउंट लिख सकते हैं कि हम 50 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, हम 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी बुक्स क्रिएट होंगी उनके लिए डिस्काउंट की वैल्यू डिफ़ॉल्ट होगी 0, कि किसी भी बुक पे कोई डिस्काउंट नहीं है। तो अगर हम कोई नई बुक क्रिएट करेंगे तो उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो डिस्काउंट है वो 0 क्रिएट हो जाएगा। इसको एक बार सेव करते हैं और यहाँ पर एक नई बुक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स कॉल इट गॉन गर्ल एंड ऑथर को हटा देते हैं। इसका प्राइस हम रख सकते हैं, लेट्स कीप इट 399। इस तरीके से सेव कर लेते हैं। इस बुक को जब हम सेव करवाएंगे डेटाबेस के अंदर, ये एग्जीक्यूट हो गया और बाय डिफ़ॉल्ट इवन दो यहाँ हमने कोई डिस्काउंट का की वैल्यू पेयर पास नहीं किया था, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, डिस्काउंट तो क्रिएट हो ही गया बुक के ऊपर, प्लस डिस्काउंट की वैल्यू हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो गई है 20। अगर हम इस डिस्काउंट की वैल्यू को 10 रुपये सेट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी बुक्स हम क्रिएट करते हैं उनके ऊपर अगर कोई और डिस्काउंट नहीं है तो उनके ऊपर सबके ऊपर 10 रुपये का डिस्काउंट होता है। तो इस तरीके से हमारी डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन काम करता है। डिफ़ॉल्ट के अलावा हमारे पास सिलेक्ट होता है, वैलिडेट होता है, गेट सेट होते हैं, एलियस होता है, हमारे पास इम्यूटेबल भी होता है। इम्यूटेबल डिफाइंस पाथ एज इम्यूटेबल, यानी अगर हम चाहते हैं कि एक बार हमने एक की वैल्यू पेयर अपने डेटाबेस के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करा दिया, उसे कभी चेंज नहीं करना चाहते, तो उसे हम इम्यूटेबल डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे जाकर स्क्रॉल करेंगे तो अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए भी हमारे पास अलग अलग कंस्ट्रेंट होते हैं। जैसे स्ट्रिंग टाइप के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम लोअर केस रखना चाहते हैं क्या, तो अगर लोअर केस की और उसकी वैल्यू को ट्रू पास कर देंगे तो ये बताएगा वेदर टू ऑलवेज कॉल टू लोअर केस ऑन द वैल्यू, यानी अगर कोई भी स्ट्रिंग हमने पास की तो उसके ऊपर सेव करने से पहले हमेशा टू लोअर केस कॉल होगा, जिससे वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद ही उसकी वैल्यू डेटाबेस के अंदर सेव होगी। इसी तरीके से अपर केस होता है, ट्रिम होता है कि अगर हम आगे पीछे की खाली स्पेसेस को ट्रिम कर पाएं क्या। हमारे पास एक इनम भी होता है जिसको अभी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास मिन लेंथ, मैक्स लेंथ भी होता है कि अगर स्ट्रिंग है तो उसकी मिनिमम लेंथ या मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डिफाइन करते हैं कि मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए, कि हमारे जो बुक का टाइटल है वो 20 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तो यहाँ हम हर एक बुक के टाइटल के लिए एक मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं जो होगी 20, कि बुक का जो टाइटल है वो 20 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इस बार हम इस तरीके से एक बड़ा सा रैंडम सा नाम दे देते हैं जिसमें 20 लेटर्स से ज़्यादा है। इस बुक को अब सेव करवाने की कोशिश करते हैं।
इसे करते हैं क्लियर एंड दोबारा सेव करवाएंगे तो इस बार हमारे पास एरर आएगा। एरर क्या आया, एरर को ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो हमारा एरर है, ये पाथ टाइटल, ये जो हमने टाइटल भेजा है, इज लॉन्गर देन द मैक्सिमम अलाउड लेंथ 20, यानी हमने मैक्सिमम लेंथ जो अलाउ की है वो तो 20 अलाउ की है, उससे लंबा हम टाइटल की वैल्यू नहीं सेट कर सकते। तो ये भी हमारा काफ़ी यूजफुल हो सकता है। उसके अलावा नंबर्स के लिए भी हम सेट कर सकते हैं कि नंबर्स के लिए मिनिमम वैल्यू होनी ही होनी चाहिए। जैसे लेट्स सपोज यहाँ जो प्राइस है, प्राइस के लिए हम सेट कर सकते हैं कि हर जो प्राइस हम सेट कर रहे हैं उसके लिए मिनिमम वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1, कि एटलीस्ट अगर अमेजोन के ऊपर हमने बुक लिस्ट की है तो उसका प्राइस 1 रुपया तो होना चाहिए, फ्री में या नेगेटिव नहीं जानी चाहिए, सिर्फ नेगेटिव से बचाना। और लेट्स सपोज फ्री में कोई ऑर्डर कर सकता है तो यहाँ 0 भी सेट कर सकते हैं इसकी जगह, पर अभी के लिए इसे 1 रखते हैं। और यहाँ गॉन गर्ल को सिंपली कर लेते हैं नॉर्मल, या गॉन गर्ल की जगह इसका नाम रख देते हैं मार्वल कॉमिक्स। और यहाँ पे हम लेट्स सपोज प्राइस की वैल्यू सेट करने की कोशिश कर रहे हैं -10, जो कि ऑब्वियसली एक इनवैलिड प्राइस है। इसे क्लियर करते हैं, क्लियर करेंगे, रन करेंगे तो इस बार क्या एरर आया, इस बार हमारे पास जो एरर आया है दैट इज इक्वल टू पाथ प्राइस -10 इज लेस देन मिनिमम अलाउड वैल्यू 1, यानी ये हमारे पास एरर यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा, क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू जो है उसे स्टोर नहीं कर सकते। हमेशा ये जो वैल्यू है ये +10 +100 पॉजिटिव में जानी चाहिए, 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम अपनी वैल्यू सेट कर सकते हैं। हमारे पास डेट के लिए भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे अगर हम डेट स्टोर करा रहे हैं तो वहाँ पे भी मिनिमम डेट ये होनी चाहिए, मैक्सिमम डेट ये होनी चाहिए, क्योंकि कई बार डेटाबेस के अंदर हो सकता है हम बर्थ डेट स्टोर करवा रहे हो, तो हमें पता है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो वेबसाइट है, उसके ऊपर 2 साल का बच्चा तो आके अकाउंट नहीं बना पाएगा अगर हम उस तरीके का कुछ सेटअप कर रहे हैं। तो जैसे लेट्स सपोज इंस्टाग्राम कहता है कि सारे के सारे यूजर्स 16+ होने चाहिए, तो बर्थ डेट जो है वो मिनिमम इतनी ही हो सकती है, इससे कम बर्थ डेट वाले जो यूजर्स हैं वो रजिस्टर नहीं कर पाएंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इस तरीके की कंडीशंस के लिए हम अपने इन कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करते हैं, इन वैलिडेशंस को यूज करते हैं। इसमें एक इनम वैलिडेशन है जिसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनम एग्जैक्टली क्या होता है, इनम इज अ एरे व्हिच क्रिएट्स अ वैलिडेटर दैट चेक्स इफ द वैल्यू इज इन द गिवन एरे। इनम जब भी हम डिफाइन करते हैं, इनम से क्या वैलिडेशन होती है, इनम जब भी हम डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर हम एक एरे क्रिएट करते हैं और एरे के अंदर हम कुछ सेट ऑफ वैल्यूज दे सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमने कुछ ट्रैफिक लाइट्स को स्टोर करने के लिए कुछ बनाया और ट्रैफिक लाइट्स के अंदर हम इनम में लिख रहे हैं ट्रैफिक लाइट में रेड कलर हो सकता है, इसमें येलो कलर हो सकता है और इसमें हमारा ग्रीन कलर हो सकता है। और कल को लेट्स सपोज कोई ट्रैफिक लाइट का एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करे जिसमें वो ब्लू कलर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो ब्लू कलर है जिसके ऊपर भी ये इनम डिफाइंड है, कलर के ऊपर लेट्स सपोज हमने एक कंडीशन लगाई, तो ब्लू अगर इस एरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो हमारे पास एरर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम अपने बुक्स के अंदर, बुक स्कीमा के अंदर लेट्स सपोज एक और ऑप्शन क्रिएट करते हैं कैटेगरी का। हमारा जो अमेजोन के अंदर बुक्स का डेटाबेस है उसके अंदर हमें पता है कि डेटाबेस के अंदर 2 ही कैटेगरी हो सकती हैं, या तो हमारी बुक्स फिक्शन है या फिर हमारी बुक्स नॉन फिक्शन होंगी। इसके अलावा कोई और अगर कैटेगरी है तो उसको हम स्टोर ही नहीं कराएंगे डेटाबेस में, तो फिर एरर आ जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं अपने बुक स्कीमा के अंदर, बुक स्कीमा के अंदर जाएंगे और एक नया कैटेगरी का हम ऑप्शन बनाएंगे। कैटेगरी के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं, एक तो कैटेगरी का टाइप जो है वो स्ट्रिंग होना चाहिए और साथ के साथ इनम, यानी इन्हीं में से कोई एक वैल्यू होनी चाहिए, इनके अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। एक हो सकता है फिक्शन और एक हो सकता है हमारे पास नॉन फिक्शन, इसके अलावा कोई और वैल्यू कैटेगरी के लिए नहीं वर्क करेगी। तो यहाँ पर अगर मार्वल कॉमिक्स है, मार्वल कॉमिक्स में यहाँ पे प्राइस लिख देते हैं, लेट्स कीप इट 500 एंड कैटेगरी के अंदर हम यहाँ भेज रहे हैं फिक्शन। से कर लेते हैं सेव, रन करेंगे, रन किया तो सक्सेसफुली रन कर गया। यानी यहाँ पर अपने डेटाबेस के अंदर चेक करें तो इस बार मार्वल कॉमिक्स आ रहा है और उसके अंदर कैटेगरी फिक्शन है, बट यहाँ फिक्शन की जगह अगर हम सिंपली लिखते हैं कॉमिक्स, क्योंकि कॉमिक्स भी तो कैटेगरी हो सकती है, पर हमारे डेटाबेस को नहीं पता कि कॉमिक्स कैटेगरी हो सकती है। तो डेटाबेस क्या करेगा, डेटाबेस इस बार हमें वैलिडेशन एरर दे देगा। एरर में क्या आएगा, कॉमिक्स इज नॉट अ वैलिड इनम वैल्यू फॉर द पाथ कैटेगरी, यानी कैटेगरी के लिए हमारी जो कॉमिक्स की वैल्यू है दैट इज नॉट अ वैलिड इनम। जितनी वैल्यूज हम इस एरे के अंदर डिफाइन करेंगे सिर्फ उतनी ही वैल्यूज हम एंटर कर पाएंगे। तो ये यूजफुलनेस होती है हमारे इनम वैलिडेटर की, एंड इस तरीके से हम डिफरेंट वैलिडेटर्स जो हैं इनको यूज कर सकते हैं अपने स्कीमा के साथ में। लेट्स सपोज अगर हम एक ऐसा फील्ड बना रहे हैं जिसके अंदर एरे ऑफ वैल्यूज आ सकते हैं, जैसे कल को अगर बुक्स का हम जॉनरे स्टोर कराने लग जाएंगे तो उसके लिए हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जॉनरे क्या होने वाला है, ये एक स्ट्रिंग का एरे होने वाला है। तो अगर किसी भी बुक को हम सेव कर रहे हैं, लेट्स सपोज इस बुक के लिए अगर हम जॉनरे सेव कर रहे हैं
तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कि कॉमिक्स है, यहाँ पे लिख सकते हैं सुपर हीरोज़, यहाँ पे लिख सकते हैं फिक्शन। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे आके लिख सकते हैं। कैटेगरी को अभी के लिए हटा देते हैं, तो इसे कह देते हैं 600, लेट्स कॉल इट वर्जन 2, इसको कर लेते हैं सेव। तो ये हमारी सेकंड कैटेगरी ऑफ बुक्स होगी जिसके अंदर हम कुछ जॉनरे यानी कुछ अपनी एक एरे के अंदर वैल्यूज़ देकर स्टोर कर सकते हैं। इसे दोबारा कर लेते हैं रन किया तो ये हमारा स्टोर हो गया डेटाबेस के अंदर। हम चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, चेक करेंगे तो मार्वल कॉमिक्स वर्जन 2 प्राइस आ गया हमारे पास, डिस्काउंट आ गया, साथ के साथ हमारे जॉनरीज आ गए। तो हम चाहें तो अपने एरेज को भी स्टोर करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है, स्पेशली जब भी हम किसी भी नए डेटाबेस के अंदर कोई नया स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्कीमा वैलिडेशंस के बारे में जब हम अपडेट को यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज हमें किसी वैल्यू को अपडेट करना है, इसे कर लेते हैं क्लियर। अब यहाँ पर हम चाहें तो कोई वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने प्राइस को रखा है मिनिमम 1 रुपीज़ होना चाहिए, पर हम कल को कहते हैं कि मार्वल कॉमिक्स ये जो हमारी बुक है इसका हम प्राइस -500 सेट करना चाहते हैं। तो अपडेट की हेल्प से क्या होगा, इसकी आईडी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इतने पार्ट को एक बार कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ हम लिखेंगे बुक डॉट अपडेट, या इसे कह देते हैं फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, और इसकी आईडी हम पेस्ट कर देंगे। और अपडेशंस में हम क्या करने वाले हैं, अपडेशंस में हम सेट कर देंगे प्राइस की वैल्यू को टू -500, और जैसे ही हमारा प्राइस अपडेट हो जाएगा वैसे ही हम रिजल्ट को करवा देंगे प्रिंट console.log रिजल्ट। ये अपडेट हो गया। और अगर कोई एरर आता है तो एरर को हम कैच कर लेंगे और एरर को भी हम करवा देंगे प्रिंट console.log एरर, इसे कर लेते हैं सेव। तो इस तरीके से फाइंड बाय आईडी करेंगे पहले अपनी बुक को, फिर उसके प्राइस को हम अपडेट कर रहे हैं। अब वैलिडेशंस के अंदर हमने रूल तो डिफाइन किया ही है, पर वो रूल्स अपडेशन के अंदर काम नहीं करते। यानी अगर हम यहाँ पर रन करें तो अपडेशन सक्सेसफुल हो गया, ये पुरानी वैल्यू है। अब डेटाबेस के अंदर जाके दोबारा चेक करेंगे तो नई वैल्यू क्या आ रही है, नई वैल्यू आ रही है प्राइस में -500। यानी जो भी हमने स्कीमा के अंदर हम जो भी रूल्स डिफाइन करते हैं, ये जो हमने रूल्स डिफाइन किए हैं सारे के सारे स्कीमा के अंदर, ये सिर्फ इंसर्शन के टाइम पे काम करेंगे, अपडेशन के टाइम पे नहीं। अगर हम चाहते हैं कि ये रूल्स हमारे अपडेशन के टाइम पे भी काम करें तो फिर हमारे पास एक स्पेशल ऑप्शन होता है जिसको हमें ट्रू सेट करना होता है। जब हम अपने डॉक्यूमेंटेशंस में फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट मेथड के ऊपर जाएंगे या अपडेशन करने वाले किसी भी मेथड के ऊपर जाएंगे तो वहां पर ऑप्शंस के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है रन वैलिडेटर्स का। रन वैलिडेटर्स की वैल्यू को हमें ट्रू सेट करना होता है अगर हम चाहते हैं कि अपडेट वैलिडेटर्स वैलिडेट द अपडेट ऑपरेशन अगेंस्ट द मॉडल स्कीमा, कि अपडेट करते टाइम भी अगर स्कीमा के अंदर जो वैलिडेटर्स हैं उनको चेक किया जाए, उनको वैलिडेट किया जाए, तो उसके लिए रन वैलिडेटर्स की वैल्यू हम ट्रू सेट करते हैं। तो यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं ऑप्शंस के लिए थर्ड अपना की वैल्यू पेयर, यहाँ लिखेंगे रन वैलिडेटर्स और इसको सेट कर देंगे टू ट्रू। जब इसे साथ के में पास करेंगे हम, और इस बार अगर प्राइस की वैल्यू लेट्स सपोज हम -100 सेट करना चाहते हैं, सेव करेंगे, इसे कर देते हैं क्लोज, रन अगेन, तो इस बार हमारे पास एरर आ जाएगा। एरर क्या कह रहा है, एरर हमारे पास कह रहा है कि हम जो प्राइस भेज रहे हैं -100 इज लेस देन द मिनिमम अलाउड वैल्यू 1, यानी इस बार अपडेशन पॉसिबल नहीं है। तो जब भी हम चाहते हैं हमारे स्कीमा के रूल्स अपडेशन के साथ भी अप्लाई करें तो ऑप्शंस के अंदर हम अपने रन वैलिडेटर्स को ट्रू सेट करते हैं। ये तो हो गई अपडेट की बात। साथ के साथ हमारे पास कई बार वैलिडेटर्स के अंदर एरर्स आ जाते हैं, जैसे अभी हमने इस तरीके से हमारा जो भी एरर आ गया है, इन एरर्स को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। इन एरर्स को चेंज करने के लिए जब हम अपने कस्टम एरर्स डिफाइन करना चाहते हैं, एक बार डॉक्यूमेंटेशन के अंदर गाइड्स में हम वैलिडेशन के अंदर जाएंगे और वैलिडेशंस के अंदर जब भी हम कोई नया अपना वैलिडेटर डिफाइन करते हैं, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे हमने मिनिमम वैल्यू 6 सेट कर रखी है, तो अगर ये रूल फॉलो नहीं होता तो उसके बाद क्या एरर आना चाहिए, हम उसको भी साथ के साथ इस तरीके से एक एरे की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर अगर प्राइस के लिए हमारा जो मिनिमम वैल्यू 1 है ये रूल फॉलो नहीं होता तो उसके लिए क्या एरर आना चाहिए, वो एरर हम खुद डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे पास एरर आना चाहिए प्राइस इज टू लो फॉर Amazon सेलिंग। इस तरीके से हम ये कस्टम एरर है जो डिफाइन कर सकते हैं, इसको कर लेते हैं सेव एंड इसे कर देंगे क्लियर। एंड इस बार दोबारा से अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपडेट करेंगे तो इस बार हमारे पास स्पेशल एरर जो है वो आना चाहिए, ये आ रहा वैलिडेट एरर प्राइस इज टू लो फॉर सेलिंग। हम चाहें तो इस एग्जैक्ट एरर को भी एक्सेस कर सकते हैं।
जैसे जब भी हम अपने एरर को प्रिंट करवा रहे हैं तो एरर के अंदर डॉट एरर्स करके हम एग्जैक्ट एरर्स तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंट करवाने वाले हैं एरर डॉट एरर्स को, इसको कर लेते हैं सेव एंड क्लोज, क्लियर एंड रन अगेन। दोबारा रन किया तो इस बार हमारे पास एरर थोड़ा सा अलग आ रहा है, यानी जो हमारा एरर्स वाला पूरा का पूरा की वैल्यू पेयर था वो हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा है। इसके अंदर हम जाना चाहते हैं इस प्राइस के अंदर, यानी एरर डॉट एरर्स के अंदर जिस भी फील्ड में एरर आए, जैसे यहाँ पर अगर मैंने कैटेगरी लिखा है तो हम कैटेगरी फील्ड का एरर चेक कर रहे हैं, पर यहाँ जब हम अपडेट कर रहे हैं हमारे पास कैटेगरी में एरर नहीं आ रहा, हमारे पास प्राइस में एरर आ रहा है। तो हम लिखेंगे डॉट प्राइस, इसको कर लेते हैं सेव एंड रीरन। अब डॉट प्राइस किया तो हमारे पास ये चीज़ आके प्रिंट हो गई, वैलिडेशन एरर एंड इस तरीके से। अब इसके अंदर डॉट प्राइस के अंदर हम जा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। लेट्स सपोज वी गो टू प्रॉपर्टीज़, सेव कर लेते हैं। तो जो भी हमारा एरर होता है उसके अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज़ उस एरर के साथ रिटर्न होकर आ रही हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे पास टाइप आता है, हमारे पास मिनिमम वैल्यू आती है, हमारे पास पाथ आता है, हमारे पास हम क्या वैल्यू सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी वैल्यू आ रही है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास मैसेज आता है कि क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डॉट मैसेज सेव एंड इस बार जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास सिर्फ मैसेज प्रिंट होगा विच इज प्राइस इज टू लो फॉर Amazon सेलिंग। तो बेसिकली हम चाहें तो अपनी हर एक वैलिडेशन एरर के लिए कस्टम मैसेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे लेट्स सपोज कोई वेबसाइट है जिसका बैकएंड से सर्वर वर्क नहीं कर रहा, तो कई बार वेबसाइट्स के पास कुछ कस्टम एरर्स होते हैं, या डेटाबेस के अंदर कोई एरर आ गया तो कुछ कस्टम एरर्स होते हैं, कुछ कस्टम वैल्यूज होती हैं जो वो हमें भेज रही होती है। तो वैसी ही कस्टम वैल्यूज हम अपने डेटाबेस के लिए क्रिएट कर सकते हैं कि डेटाबेस में अगर कुछ भी वैलिडेशन एरर आ जाता है तो उसे हम यहाँ पर किस तरीके से डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो कोई भी मैसेज है किसी भी अलग अलग टाइप की वैल्यू के लिए हम ये एरर मैसेज जो है वो लिखकर भेज सकते हैं और फिर उसे कुछ इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं।